चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर सेशन ऑफ एमएससी और आज हम बातचीत करने वाले हैं जेमिनी के कुछ सूत्रों के बारे में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर समझने वाली पता है क्या है? कि देखिए, वैसे तो आपको थियोरेटिकली तो बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी, मतलब आत्मकारक, अमत्य कारक, ऑल दैट स्टफ मैंने आपको नोट्स में इजीली भेज ही दिया है। ठीक है ना? अब पॉइंट ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर जैमिनी सूत्रम, तो जैमिनी सूत्रम के जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, जब उनको अप्लाई करते हैं तो उनमें क्या रहता है कि बेसिकली हमारे को ना ये दिस साइंस इज जस्ट लाइक मोर लाइक कंफर्मेशन, गेटिंग द कंफर्मेशन फॉर द इवेंट्स विच आर रिफ्लेक्टिंग इन द लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यानी कि पराशरी के अंदर जो हमारे को पराशर सिस्टम में जो दिखता है, उसके इवेंट्स को जब हम कंफर्म करने जाते हैं तब हम जाके पाएंगे कि जैमिनी के जो सूत्र है वो आगे जाके दोनों, बिकॉज चाहे आप जैमिनी लो चाहे आप कोई सा भी मतलब वो लेते हो, एंड रिजल्ट जो है जो प्रिडिक्शन का वो तो सेम निकलेगा। ठीक है ना? मान लो मैंने बोला किसी का करियर कैसा रहेगा, अब कैसा रहेगा करियर वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो करियर जो रिफ्लेक्शन हमारे को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नजर आ रहे हैं, वही जो है रिफ्लेक्शंस जो है हमें जेमिनी के थ्रू भी नजर आएंगे। ठीक है ना? मगर क्या है कि देयर इज अ वेज एंड मींस, कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है? अब मैं आप लोगों को देखो, थियोरेटिकली तो मैं सारी चीजें बता ही चुका हूँ। ठीक है? यहाँ पर मैं टीसा जी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जरा आप लोग जरा कैमरा ऑन कर लो, और गगन जी आपके पास भी नोट्स होंगे। ठीक है? एक बार इन ऑर्डर टू बिगिन विद अपने नोट्स सारे खोल लो, मैं हल्का हल्का टचअप देता हुआ निकलूंगा। और मैंने ज्यादा टाइम बेसिक्स पे वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू टेक यू टुवर्ड्स द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द जैमिनी सूत्रम, तो वहां से मैं आपको लेके चलता हूँ। और जैमिनी के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि जैमिनी के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज आएगी आपके राजयोगास। ठीक है ना? मैं आपको उनके बारे में अभी नोट्स बनवा दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? राजयोगास कैसे परफॉर्म होते हैं, फिर इनकी जो दशा सिस्टम है वो, ठीक है, इनकी जो दृष्टि सिस्टम है वो। ठीक है? तो आप लोगों को अभी दृष्टि सिस्टम इसका समझ आया या नहीं आया बिल्कुल भी? ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट है जो कैलकुलेशंस में काम आएंगे, या बिल्कुल नहीं आया? मैं एक सर। चार्ट के साथ बताऊं हाँ जी, तो। आपने चार्ट अपने दिए थे, जैसे जेमिनी की दृष्टि में फर्स्ट हाउस जो होता है वो फिफ्थ को देखेगा, एट्थ को और इलेवेंथ को, ये आपने एक वो दिया था। और नहीं दूसरे नहीं, में वो मैंने चार्ट के अंदर दिया था, मगर यहाँ पर उस चार्ट के पीछे बेसिक फिलोसफी क्या है उसको मैंने क्यों बोला है ऐसा। देखो, यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना वो अलग तरीके से चलता है। यहाँ पर हाँ जी। क्या है कि एक तो जो जितने भी तुम्हारे को अभी तक मैंने सिस्टम क्या पढ़ाया था कि आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, जो साइंस होते हैं मूवेबल होते हैं ना, फिर हाँ फिक्स जी। होते हैं। मूवेबल, फिक्स, साइन, आपके साइंस कौन कौन से मूवेबल है, फिक्स है, एंड देन फर्दर द्विस्वभाव है। एम आई हाँ राइट? जी। यही बताया गया था आपको। हाँ जी। हाँ ठीक है जी। ना? अब क्या होता है कि मूवेबल साइंस जो है वो फिक्स, स्थिर, यानी स्थिर साइंस पे वो दृष्टि डालते हैं, और जो स्थिर साइन है वो मूवेबल के ऊपर दृष्टि डालते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर के लिए मैंने आपको दो तरह के डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी भेजे हुए हैं। ठीक है? उन डायग्राम्स को मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूँ आपको, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैंने कौन कौन से डायग्राम्स आपको भेजे हैं और किस तरह से इनका दृष्टि सिस्टम जो है काम करेगा। ठीक है? तीसरा जी, यस और नो, आप हो या नहीं, या कुछ और कर रहे हो? थोड़ा सा देख लो, आ जाओ, अटेंटिव हो जाओ, बिकॉज फिर आप कहोगे कि सर हमें समझ नहीं सर आया। आई एम हियर ओनली बट मेरा आज थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, दैट इज द रीजन कि अभी कैमरा ऑफ है। ठीक, कैमरा ऑन कर लिया करो टीसा जी, थोड़ा अच्छा रहता है। कोई बात नहीं, एनीवेज, चलो। देखिए, मैंने आपको कुछ सिस्टम्स यहाँ पे ऑलरेडी फॉरवर्ड किए हुए हैं। हाँ जी। आज मैं पूरा का पूरा बैठा सुबह से तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा था। मैं कि तुम लोगों को मैं, अगर आज खुद ये बुक किताब पूरी पढ़ने से अच्छा, मैं तुम लोगों को जो मेरे, जो इधर उधर के जो छुपे हुए गुम हुए नोट्स थे, मैंने सारे ढूंढ ढांड के फटाफट तुम्हारे को भेज दिए। तो मैं कि चलो ये ऐसे समझा देता हूँ। अब देखो, जैसे यहाँ पर एक चार्ट ले लेते हैं। इस चार्ट को अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपने? हाँ आई जी होप इट सर। इज क्लियर। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना? अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आप इसको ऐसे समझिए। मैं जरा इसको वो कर देता हूँ, एक बार मेरे स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता हूँ, जिससे कि रिकॉर्डिंग के दौरान सबको नजर आए। अब समझने वाली बात देखिए। देखिए,
यहाँ पर क्या बोला है, प्रिंसिपल को समझिए। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी चर स्थान है, ठीक है ना, जो चर चर साइंस है, वो मूवेबल पर दृष्टि डालेंगे, मगर क्या जो उनके पास में, उनके जो अगल बगल में सबसे नजदीक जो जो होगा, जैसे अभी क्या है, ये सारे के सारा एक एक नंबर जो है आपका, ये क्या है, बताओ कौन सा साइन है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। मूवेबल है, चर है, स्थिर है, कौन सा है? सर नेचुरल चर है चार चार है ना? चार है सर। ठीक है ना? हाँ अब आइडियली मैंने आपको प्रिंसिपल क्या बताया कि चर वाले जो साइन है वो स्थिर के ऊपर दृष्टि डालेंगे, यही प्रिंसिपल बताया। हाँ मगर जी। उसने जो जो उसके सबसे बगल में जो साइन है स्थिर का, स्थिर का सबसे बगल साइन उसके कहाँ बैठा है? देख रहे हो मेरा कर्सर? देखिए आप लोग, दूसरे हाउस में। है ना? वो उसको हम्म, आइडियली तो पहली दृष्टि यहाँ डालनी चाहिए थी, बट हाँ जी। ऐसा नहीं होगा। जो सबसे बगल वाला, जो सबके सबसे नजदीक उसके जो मतलब जो साइन होता है स्थिर वाला, उसको वो छोड़ेगा, उसको ड्रॉप कर देगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट साइन आएगा, वो अगला स्थिर साइन कौन सा है? वो है 5 नंबर। ठीक है ना? कंसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, बहुत ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूँ। चर वाले जो हैं साइंस, वो स्थिर पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर पराशर वाला जो दृष्टि सिस्टम है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है? प्लीज हाँ बी जी। क्लियर ऑन दैट। यहाँ पर जो सिस्टम अप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है ये वाला, जिसमें जैमिनी ऋषि क्या बोलते हैं, जैमिनी ऋषि बोल रहे हैं कि जो सबसे नजदीक है उस साइन को छोड़कर उसके बाद जो नेक्स्ट साइन आएगा उधर दृष्टि पड़ेगी स्थिर पे। फिर अगला स्थिर साइन आया 8th हाउस के अंदर, तो उधर दृष्टि पड़ेगी। और फिर यहाँ पे जो इधर से, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या है ना, देखो जैमिनी के अंदर जो है, जो साइन होता है, यानी कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये दृष्टि डालता है। और एज वेल एज इस एनवायरनमेंट के अंदर बैठे, यानी कि इस साइन के अंदर बैठे जो प्लैनेट्स है वो भी दृष्टि डालते हैं। मगर जो दृष्टि डालने का जो सिस्टम है वो ये वाला है, ये जो एरोज आपको दिखाए गए हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देखेंगे। अगर मैं सही मायने में बोलूं कि मान लो सपोज करो यहाँ पे मार्स बैठा होता, मार्स यानी कि मंगल बैठा होता, और यहाँ पर पराशर के हिसाब से कंपैरिजन करके हल्का सा बता रहा हूँ, और यहाँ पर ये पहली साइन होती, ठीक है ना? मेरा कर्सर ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्स बैठा होता, तो आइडियली मार्स की पहली दृष्टि पड़ती यहाँ पे चौथे घर में, ठीक है? हाँ उसके हाँ चौथी, उसके बाद पड़ती उसकी 8वीं दृष्टि, वो यहाँ हाँ पड़ती, ठीक है ना? और 7वीं दृष्टि उसकी यहाँ पड़ती, ठीक है ना? सर, आइडियली हाँ तो जी। ये दृष्टियां थी, ठीक है, मार्स की जो आपको बताई गई थी। अगर मान लो मेष लग्न की कुंडली होती, मार्स यहाँ हाँ बैठा होता, तो चौथी जी। दृष्टि यहाँ देता, 7वीं दृष्टि यहाँ देता, और 8वीं दृष्टि यहाँ देता। हाँ देता है, हाँ जी। परंतु अभी ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा सा हिसाब किताब बदल गया है, ठीक है ना? उस वो दृष्टियां कहाँ कहाँ दे रहा है? यहाँ पर बैठ के जो भी प्लेनेट होगा, यहाँ पे चाहे मार्स बैठा हो चाहे बुध बैठा हो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है हमें उस चीज से भाई। अभी ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्लेनेट दृष्टि देता ही नहीं है जैमिनी सूत्रम में। जैमिनी सूत्रम के अंदर जो दृष्टि देगा वो देगी राशि, और राशि जो दृष्टि देगी तो दैट मीन्स उसके एनवायरमेंट में बैठे सारे प्लैनेट्स देंगे। नोट डाउन कीजिए ये बातें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। कि यहाँ पर पहली बात तो राशि दृष्टि देती है, यानी कि साइन दृष्टि देता है, और उस साइन में बैठे सारे प्लैनेट्स दृष्टि देते हैं, नंबर 1। मगर वो चीज बाद की, प्लैनेट्स की दृष्टि को छोड़ दो, भूल जाओ, कंसेप्ट बोलता है कि यहाँ पे राशियां दृष्टि दे रही है। अब राशि दृष्टि दे रही है तो मेष जो सर, जो चर राशि है जितनी भी होंगी, वो स्थिर को देखेंगे, और स्थिर वाली जो है चर को देखेगी, ठीक है? अब यहाँ पर जो उसमें भी जो एक्सेप्शन आती है, जो सबसे बगल वाली राशि होती है इमीडिएटली, ठीक है ना, वो जो दृष्टि उसको उसको छोड़ के बाकी की जो स्थिर साइन होंगे उन पे दृष्टियां देगी। तो एज अ रिजल्ट ये हमारे सामने ये दृष्टि सिस्टम बन के निकल रहा है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये तो रहा हमारा चर चर साइंस कैसे दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है ना? आप अपनी कुंडलियां सारी खोल के रख लीजिए, आप अपनी सारी कुंडलियां खोल के रखिए, और वहां पर आप चर जितने भी आपके जो साइंस हैं, यानी कि जो मूवेबल साइंस है उनकी दृष्टियां निकालिए, जो स्थिर साइन है उनकी दृष्टियां निकालिए, और द्विस्वभाव साइन है उनका मैं भी बताऊंगा कंसेप्ट कैसे करना है, ठीक है? मैंने बताया नहीं, भी आपको बताता हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है जी? आगे चलूं मैं? शुड आई मूव अहेड? हाँ जी सर, हो गई। चलो, अब अगला कंसेप्ट को पकड़ते हैं। अब आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे? हाँ जी सर। अब हमें किसी भी एक मूवेबल साइन की दृष्टि लेते हैं, सॉरी स्थिर साइन की दृष्टि लेते हैं। स्थिर यानी कि
जो स्टैटिक साइन है, बिल्कुल जो स्थिर रहता है। अब यहाँ पर 5 नंबर स्थिर है, एम आई राइट? हाँ जी। अब पांचवे की जो 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 सबसे नजदीक, जो पांचवी राशि के जो सबसे नजदीक जो चर राशि बैठी है वो कौन सी बैठी है? आप देख बता पाएंगे मुझे? एनीवन, टीसा जी एंड गगन जी, मुझे रिप्लाई दीजिए इस चीज का। 5 नंबर राशि के सबसे नजदीक कौन सी राशि है जो चर है? ये इसका उत्तर दीजिए, फिर दृष्टि सिस्टम समझ आएगा। तो स्थिर वाली 7 नंबर नहीं सर? जो सबसे नजदीक है गगन, 5 नंबर के सबसे तो नजदीक। 4 नंबर। हाँ डेफिनेटली 4 नंबर, है चार ना? नंबर है ना? अच्छा। एम आई राइट? तो हाँ। अब 4 नंबर को तो हम छोड़ देंगे, ठीक है ना? अब इस स्थिर साइन की दृष्टियां कैलकुलेट करते हैं। अब इस स्थिर साइन को कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा? क्या प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल बोलता है कि स्थिर साइन जो है चर साइनों के ऊपर दृष्टियां डालेगा। कैसे डालेगा? ये देखो, पहला चर साइन, ठीक है, फिर ये वाला चर साइन, और फिर ये वाला चर साइन, इन पे दृष्टियां डाली, मगर इसको छोड़ दिया। एम आई राइट? अब आप चाहे तो अपनी कुंडली के अंदर दृष्टि सिस्टम जो है जेमिनी का फॉलो करके देख लो एक बार। यहाँ तक की बात क्लियर है जी? हाँ जी। ठीक है ना? यहाँ तक की बात क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज द्विस्वभाव के केस में कंसेप्ट में क्या होता है? अब मैं इस चार्ट को हटा देता हूं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंफ्यूजन, ठीक है ना? अब मैं हटा देता हूँ इस चार्ट को। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया इतना? ये हाँ दृष्टि जी। सिस्टम का इसका। अभी कारक 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 वाला तो तुमको समझ ही आ गया, वो तो बहुत ही सिंपल है, वो तो बताया ही हुआ है, ठीक है ना? बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कुंडली के साथ आपको ज्यादा अच्छे से दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कुंडली। एक कुंडली का मतलब है एक कोई भी हॉरोस्कोप मिल जाए मुझे, कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा क्या यहाँ पे? यहाँ नहीं मिलेगा, और मेरे को मिलेगा डी ड्राइव में मिलेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं एक कुंडली खोलने जा रहा हूँ। आप लोगों के सामने मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? हाँ जी सर। यस सर। अब ये कुंडली जो है, ये डॉक्टर एपीजे कलाम जी की कुंडली है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इस कुंडली के अंदर आप लोग लाइव अभी के अभी मेरे को कैलकुलेशन करके बताएंगे किस सिस्टम की। सबसे पहले मैंने आपको जो अभी दृष्टि सिस्टम समझाया था, ठीक है ना? दृष्टि सिस्टम में, दृष्टि सिस्टम से पहले एक सेकंड आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि व्यूअर्स को सारी बातें क्लियर हो जाए। बिकॉज मैं इस लेक्चर को मैं एयर भी लेके जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं ज्यादा जैमिनी पे और इन पे लेक्चर्स देता नहीं हूँ। और मैं आपको सही बताऊं, मैं अब ये मतलब ये जो है ना, इस तरह का लेक्चर जो है ये पहली बार ही समझा रहा हूँ। बिकॉज जैमिनी समझाने में मेरे को ज्यादा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डू नॉट एंजॉय मच, बट ठीक है। यस, इट विल हेल्प यू। खासकर जो बिगिनर्स होते हैं, अमेचर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनको ये चीज क्या है ना, कॉन्फिडेंस देने में बहुत काम करती है कि वो ना दो पद्धतियों को लगा के अपने प्रिंसिपल्स को जो है वेरीफाई कर पाते हैं। बस इसलिए मैं आज ये बता रहा हूँ बेसिकली। चलो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। अ, आपके नोट्स मैंने सुबह भेजे थे, यस, इन्हीं नोट्स को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना? देख रहे हैं आप? अब आप मेरी स्क्रीन को पूरा अच्छे से? अभी नहीं आया सर, स्क्रीन नहीं आया अभी। स्क्रीन आ जाएगा, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट रुको। यस, ये लीजिए, स्क्रीन अब दिख रहा है। अब आप इन नोट्स को देख लीजिए जरा। ये वो नोट्स हैं जिनके अंदर मैंने आपको सारी चीजें बताई गई हैं। अब बात ये क्या है कि यहाँ पर समझने वाली क्या है बात है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब जब हम इस सिस्टम को समझना स्टार्ट करेंगे, अभी आपको मैं लाइव कुंडली से और समझा दूंगा। यहाँ पर बेसिकली राहु एंड केतु को जेमिनी के अंदर ज्यादा जो है,
ज्यादा क्या उनको इन्वॉल्व किया ही नहीं गया है, पहली बात तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी भी कहानियां, जितने भी जो बेस जो होगा, जो मोड ऑफ ऑपरेंडी होगी, जो प्रिडिक्शंस करने का तरीका होगा, वो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर होगा। इन प्रिंसिपल्स के अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि इन्होंने क्या किया है कि बेस्ड ऑन द डिग्री, डिग्री के बेसिस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है विच इज कॉल्ड आत्मकारक, ठीक है ना। नाउ आत्मकारक डिसाइड किस पे होगा कि आपके जो 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं देखो ये फिर से मैं बता रहा हूँ, जो 7 प्लैनेट्स हैं, देयर आर 7 जेमिनी कारकास। वो 7 क्यों माने गए हैं? क्योंकि 7 ही प्लैनेट को कंसिडर किया गया है यहाँ पे। तो ये जो 7 प्लैनेट्स हैं, इनको 7 पार्ट्स में इस तरह से बांटा गया है कि डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री, क्योंकि देखिए पराशर के अंदर आपको ये समझाया गया था कि बेसिकली व्हाट इज द मतलब जो हाईएस्ट डिग्री पे जब कोई प्लेनेट जाता है तो वो वृद्ध अवस्था के अंदर एंटर हो जाता है, या मृत अवस्था में एंटर हो जाता है, बिल्कुल एंड एंड 30 डिग्रीज के अंदर चला जाए। ऐसा ही बोला था ना मैंने आपको, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या चल रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट ये चल रहा है कि यहाँ पे ये जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल आत्मकारक है, तो आत्मकारक यहाँ पर ये इसलिए बोला गया है कि इस प्लेनेट की सातों सातों जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, राहु और केतु को छोड़ के, इस प्लेनेट का जो डिग्री लेवल है वो सबसे हाई होगा। देन हाईएस्ट डिग्री लेवल, देन सेकंड हाईएस्ट डिग्री लेवल अमात्य कारक, थर्ड हाईएस्ट डिग्री लेवल भर्तृ कारक, देन फोर्थ हाईएस्ट डिग्री लेवल मातृ कारक का, एंड फिफ्थ इज पुत्र कारक का, और सिक्स इज गणाति कारक का, एंड सेवंथ इज दरकार का। अब आप पहले अपने हॉरोस्कोप्स के अंदर आप लोग अपनी डिग्री जो है इस प्लेनेट, इस सिस्टम के हिसाब से लगाइए कि जिस प्लेनेट की सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो आत्मकार का बन जाएगा, ठीक है। जिसकी सेकंड हाईएस्ट है वो आपका अमत्य कारक बनेगा, जो थर्ड हाईएस्ट है वो आपका बृहत कारक बनेगा, भ्रातृ कारक स्वरूप बनेगा, फिर मातृ कारक बनेगा, जो आपका फोर्थ हाईएस्ट है, देन फिफ्थ हाईएस्ट आ जाएगा पुत्र कारक का, सिक्स्थ हाईएस्ट आ जाएगा गणाति कारक का, एंड सेवंथ वन इज दराकार का। ये सिस्टम है, यहाँ तक का सिस्टम आप अपने हॉरोस्कोप में फटाफट से लगा लो, फिर मैं अगले सिस्टम पे जाऊंगा। एम आई राइट यस सर। गगन जी एंड टीसा जी? मैं आपको साथ सर, साथ करवाता जा रहा हूँ, साथ साथ, ताकि आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम ना आए। फटाफट हाँ जी। निकाल लो, निकाल ली ना, लिखते जाओ अपनी कॉपी में अपनी डिग्रीज देख के अपनी कुंडली के अंदर। टीसा, इज दैट हेल्पफुल? कर पा रहे हो आप? जी सर। सर चाहे दो हो, है ना, 1 डिग्री के नहीं हाई। बेटा, दो नहीं हो सकते, क्योंकि एक डिग्री के अंदर जैसे मान लो 30 डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड, हाँ जी, मिनट और सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा आगे। समझ, जैसे 29 डिग्री 08 और 33, और 1 से 29 है 00, तो सबसे ज्यादा वाला उनतीस ऊपर पॉइंट वो, एट वाला। हाँ ठीक, वो वाला आत्मकारक बन जाएगा फिर। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, गॉट इट आगे सर। आगे जो डिग्री, मिनट मतलब, और फिर आगे सेकंड्स, ऐसे होता है ना। ठीक है सर, ऐसे तो उसके 29 जो, डिग्री ब्ला ब्ला ठीक, मिनट, फिर ब्ला ब्ला सेकंड, ऐसे ऐसे। गुलाब, ठीक है, तो उसमें जो वो जो बड़े वाला होगा वो फर्स्ट वाला होगा, वो और उसके आत्मकारक, नीचे वाला सेकंड हो जाएगा। वो सेकंड बन जाएगा। चाहे वो सेम 29 हो, हाँ, लेकिन वो, 29 हो, तो वो फिर सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल ओके। बिल्कुल, ठीक है। ओके। हाँ जी सर। अभी अपना सारे ये सातों के सातों कारकास निकाल लीजिए, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इस लेक्चर को, मेरी आपसे निवेदन है फटाफट अपना कुंडली खोल के निकाल लीजिए। मैं आपके सामने सारा विश्लेषण करके दिखाऊंगा, ठीक है, विद एन एग्जाम्पल समझाऊंगा। और मैं जेमिनी जेमिनी के पूरे लेक्चर्स को, पूरी जो इनकी जो पूरा सिस्टम है, उनको 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर कंक्लूड करूंगा, और ये लाइफ टाइम फ्री होंगे सारे ऑडियंस के लिए। और हाँ, किसी को सर्टिफिकेशन इसमें चाहिए होगा तो डेफिनेटली वंस अगेन, नाउ वी आर गिविंग द सर्टिफिकेशन ऑन यूट्यूब ओनली। 45 देवता वाला ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है प्रोग्राम, अब ये वाला भी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आप जेमिनी का सर्टिफिकेशन चाहते हैं, इनको कंज्यूम कीजिए, उसके बाद कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद एग्जाम दे लीजिए सीधा, जेमिनी का एग्जाम हो जाएगा, यू विल गेट द सर्टिफिकेट। सिंपल है। तो फटाफट से अपना ये सातों के सातों निकाल लो, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कौन सी पोजीशन में है, वो क्या करने वाला है। देखिए काफी सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इन डीप अगर देखोगे, दो बेस तो पराशर का ही है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने ना इनके ये भी बताए हुए हैं कि इसको देखने से क्या होगा, आपको क्या पता लगेगा, व्हाट यू विल कम टू नो, फेयर आइडिया आपको किस चीज का लग रहा है। मान लो आपको अपना आत्मकारक पता लगा, तो आपको आपका आत्मकारक कुंडली में आपकी कौन से आया, गगन आपकी कुंडली में कौन सा है? सर शनि, सैटर्न 29.08 का। ठीक है ना, 29। अब एक काम करते हैं, इसी तरह से शनि जो है, अब देखो, अब आपकी कुंडली की पूरी पर्सनैलिटी जो है उसी से चलेगी, ठीक है ना। अब हम्म। शनि से जुड़ी हुई सारी बातें आप देख सकते हो बहुत ध्यान से।
शनि लंबा होता है, आपकी हाइट देख लो पहली बात तो। आत्मकारक मतलब उसकी पर्सनैलिटी, समझ रहे हो आप? आपकी पर्सनैलिटी में आपकी हाइट आपका मेजर फैक्टर है। एम आई राइट और रॉन्ग? फिर आपका स्लो थॉट प्रोसेस, ठीक है। फिर आपका डिटर्मिनेशन, जिद्दी होना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, फिर करेक्ट। आपकी आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो उसी आत्मकारक के बेस पे चलेगी। इस तरह से टीसा जी आप भी अपना चेक करके क्रॉस वेरीफाई करो, आपका आत्मकारक कौन सा है वो बताओ। और फिर आपको जो है सारी चीजें यहाँ से, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको आपके बारे में पता लगेंगी, ठीक है ना। इसी तरह से अब आपका, जब आप अमात्य कारक निकालोगे, अब अमात्य कारक गगन तुम्हारा कौन सा है बताओ? सर मून 29 का। मून 29 का, ठीक है ना। हाँ अब जी, अमात्य कारक प्लेनेट क्या होगा? आपका करियर डिसाइड करेगा, ठीक है ना। मून हाँ जी, आपकी कुंडली में, अब आप पोजीशंस चेक करनी स्टार्ट करो कि मून आपकी कुंडली में कहाँ पर पड़ा है और वो आपको करियर के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना। मून जो है आपको अपने कार्य में, अपने काम में लेके आपको बहुत इमोशनल भी बनाता है, क्योंकि देखिए अमात्य कारक प्लेनेट जो होता है ना, वो बेसिकली आपकी रेपुटेशन का कारक भी होता है। गगन एक यस बात सच्ची सच्ची बताना, आपकी इमेज इमोशनल व्यक्ति की है या नहीं? सर, है। ठीक है ना। सर है। और आपकी इमेज ऐसी क्यों है? आपके करियर के कारण, आपके 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 जो वर्क प्लेस, आपकी रेपुटेशन, वो सारी चीजें ना वो यहाँ से निकल के आती है अमात्य कारक से। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा है, चंद्रमा एज अ फीमेल, आप जहाँ पर उन बच्चों को हैंडल कर रहे हो, आपका एक तरह से, ठीक है, कहने को आज की दुनिया में आप वो जरूर हो, मतलब एक टीचर जरूर हो, मगर आप देखा जाए तो आप स्नेह उनको बच्चों वाला दे रही हो अपने, तो माता का रोल आप निभा रही हो वहाँ पे एज अ हाँ जी, फैकल्टी। एम आई हाँ जी राइट? सर। हाँ जी सर, चीजें करेक्ट जुड़ है। रही है नहीं जुड़ रही? सर जुड़ रही है। ठीक है ना। बोलिए। अभी अभी अगर टीसा बोलेगी तो मैं टीसा की चीजें भी बता सकता हूँ, मगर अभी टीसा बोल रही नहीं तो कोई बात नहीं। एंड कोई बात नहीं, उनका कनेक्शन वीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं भ्रातृ कारक पे चलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। अब आपका भ्रातृ कारक पहले बनाओ, बताओ कौन सा है। मैं आपको ये सारी चीजें अभी कलाम जी की कुंडली से भी रिलेट करके दिखाऊंगा। वाह। भ्रातृ कारक बता दो। सर थर्ड मेरा हाउस, वीनस है 24 का। है ना। वीनस, शुक्र। ठीक है। अब जैसे ही वीनस आपका भ्रातृ कारक बनेगा, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? आपका सिबलिंग्स, आपके एफर्ट्स, आपके कम्युनिकेशन, आपका विल पावर, आपका करेज, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ से निकल के आएंगी। अब हाँ हम जी, हाँ। बात करते हैं आपके सिबलिंग्स की। आपके जितने भी सिबलिंग्स होंगे वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जैसे वीनस का स्वभाव होता है। वीनस इज मोर ऑफ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड ग्लैमरस साइन। तो आपके सिबलिंग्स इसी तरह से होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, ग्लैमरस होंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते होंगे, मतलब बहुत साफ सफाई बहुत रखते होंगे। और उनको हायर लॉबी में रहना है, ऑपरेट करना ज्यादा पसंद होगा, ठीक है ना, वाह। ना कि लोअर लॉबी के अंदर। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद वीनस जो होता है वो सॉफ्टली बात करता है, स्ट्रेटेजिक और सॉफ्टली बात करता है, तो आपकी कम्युनिकेशन आप देखो वैसे है या नहीं। आपका एफर्ट लेवल बहुत चुनिंदा होगा। चुनिंदा मतलब वीनस इज वेरी चूजी। वीनस डज नॉट गो फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ठीक है ना। तो आपके जो एफर्ट्स होंगे वो बिल्कुल चुनिंदा होंगे। आप बहुत कम एरियाज है जहाँ पे आप एफर्ट लगाती हो, मगर फिर लगाती हो तो पूरे लगाती हो, ठीक है ना। हाँ उसके जी सर। अलावा आपकी विल पावर और आपका करेज, ये सारी चीजें जो है आपके इससे वीनस वाले साइन से यहाँ पे आपकी कुंडली में रिप्रेजेंट होंगे। हालांकि अभी जनरली अगर आप देखोगे तो वीनस आपको बोला गया था, वीनस जनरली रिलेशनशिप्स और स्पर्म्स, स्पाउस, इनको भी दिखाता है, ठीक है हाँ ना, जी, मगर वो पराशर में दिखाता है। अब यहाँ करेक्ट। पर जो है आपकी कुछ और चीजें भी ये और डीप इन क्लैरिटी दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और करेक्ट अब आपका फोर्थ साइन उठाओ। सर। वो आ गया, मार्स आ गया सर। मातृ वाला ना। हाँ। मातृ। अब हाँ हाँ, मातृकार का। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, पराशर और इसमें एक डिफरेंस है। जो पराशर के अंदर तो फोर्थ हाउस जो होता है, या मातृकार का जो प्लेनेट होता है ना, वो आइडियली फोर्थ हाउस से सिर्फ मदर देखा जाता है, मगर यहाँ पे पेरेंट्स को देखा जाता है फोर्थ हाउस से। जैमिनी सूत्रम के हिसाब से फोर्थ हाउस से पूरा, पूरे पेरेंट्स का पूरा डिवीजन वहीं से देखा जाएगा, ठीक है। आपका होम, आपकी होमलैंड, आपकी कन्वेंस, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपका लैंड, ठीक है ना। अब आप देखो, आपके पेरेंट्स देखे जा रहे हैं तो आपके फादर मंगल, मार्स डिफेंस में है या नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी, मतलब एक्स हैं, बट थे डिफेंस में थे। हाँ जी, समझ आ रही है करेक्ट। बात? एग्रेसिव माहौल है या नहीं आपके घर का? पेरेंट्स पेरेंट्स विल बी समटाइम्स वेरी एग्रेसिव या पोजेसिव। है है सर, है सर, करेक्ट है। करेक्ट है सर। अब ये जो फोर्थ हाउस है ना, ये मातृकार का जो प्लेनेट है ना, ये हाँ जी, आपके घर के एनवायरनमेंट की बात कर रहा है,
करेक्ट सर। ठीक है ना। आपकी लैंड, आपकी कन्वेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका सारा कुछ ये यहाँ से दिख रहा है। अब आप बेटर तो ये है कि आप बता पाओगे, अगर घर का मामला है, घर के मामले में ज्यादा मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, ठीक है। तो हाँ आप जी। बाकी देखो ये चीजें मैच कर रही है नहीं कर नहीं सर, कर रही है सर। लैंड और प्रोस्पेरिटी का जहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं, जैसे मार्स है इधर मेरा, तो लैंड और प्रोस्पेरिटी के हिसाब से रही। आप आपका क्या। मार्स कहाँ बैठा है? तो मेरा मार्स बैठा है फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा है, तो फिफ्थ हाउस का मार्स जो है कौन से घर का एनवायरनमेंट पकड़ के बैठ रहा है? 12, सर 1, 2, वैसे 3 और 4। नीच का, मून का, नीच मतलब का हो गया स्टार। ना। बस हाँ तो जवाब आपको मिल गया। जो चीज आपको जिस लेवल पे मिलनी चाहिए थी उस लेवल पे नहीं मिली, बिकॉज वो डेविलेटेड हो गई है। बात यही है। समझ गए, ठीक समझ है ना। गई सर। रिप्लाई आपको साथ साथ यहाँ से रिफ्लेक्ट, बिल्कुल। देखो जेमिनी ना बिल्कुल पैरेलल नोड पे चलेगा, उसके जो है आपका पराशर वाले सिस्टम से। ठीक है ना। और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो आपके जेमिनी के जो है वो यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है करेक्ट ना। सर। करेक्ट सर। चलो अब चलते हैं पुत्रकार का, चिल्ड्रन। अभी चिल्ड्रन वाला डोमेन तो खैर आपका है नहीं, मगर क्रिएटिव एबिलिटीज, चिल्ड्रन एजुकेशन। अब आप देखो आपका फिफ्थ जो है कौन है पुत्रकार का ग्रह, कौन सा है आप ये देखो पहले। जुपिटर सर, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर आपका पुत्रकार का ग्रह है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बिकॉज सिंस आपके केस में वो चीज ज्यादा मैटर करती है, मगर फिफ्थ हाउस जो होता है वो आपकी एजुकेशन का भी होता है। हाँ जी। ठीक है ना। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का होता है, एम आई राइट? हाँ जी सर, करेक्ट सर। तो यहाँ पर अब जब यहाँ पर ये देखेंगे आप, पुत्रकार का जो वाला सिस्टम है यहाँ पर भी एजुकेशन दिखाई गई है। ठीक है दिखाई ना। दे जी। तो एज हाँ जी। एज अ रिजल्ट आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज, चिल्ड्रन वाला डोमेन आप पे लागू नहीं हो रहा, मगर एज अ रिजल्ट आपकी एजुकेशन और आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज। ठीक है हाँ ना। जी। अब हाँ ये जी डिपेंड करेंगे आपके पितृकारक जो भी ग्रह है उसकी पोजीशन पे। वो कौन सा ग्रह है? सर, जुपिटर है ना। जुपिटर। हाँ जुपिटर की जी। पोजीशन चेक कर लो। जुपिटर मेरा सिक्स हाउस में सर। तो सिक्स हाँ हाउस में आ गया ना। जी। तो सिक्स हाउस में आने के कारण थोड़ा सा वो वीक रहेगा। ठीक है। जिस लेवल पे उसका स्ट्रेंथ लेवल होना चाहिए उतना लेवल ऑपरेट नहीं कर पाएगा। उच्च का करेक्ट नीच का कुछ ऐसा, ऐसा कुछ तो सर। नहीं है। उसमें है सन के एनवायरनमेंट में, मतलब सन के नंबर एनवायरमेंट, फाइव में बैठा है। मतलब उसकी सिचुएशन जो है ठीक ठाक है, नॉट बैड नॉट गुड। सर कैंसर से, क्योंकि इसके साथ राहु और सैटर्न भी हैं इकट्ठे। हाँ, राहु एंड, बस बस फिर इस दैट इज वाई राहु एंड सैटर्न आ गए ना। तो एज अ जी। रिजल्ट चिल्ड्रंस वाला डोमेन तो उसने खत्म ही कर दिया। चिल्ड्रन आपको आपके है नहीं। ठीक है ना। एजुकेशन लेने की आप कोशिश करोगे तो आपको उसमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और जी। क्रिएटिव एबिलिटीज आपकी जितनी होनी चाहिए थी वो उन्होंने डिस्टॉर्टेड कर दी, क्योंकि वो आपको टेंशन में रखेंगे, आपको एंग्जाइटी में रखेंगे। राहु एंड सैटर्न क्या करते हैं, आपको एक तो एकांत में रखते हैं, और एक आपको वो एंग्जाइटीज में रखते हैं। राहु का काम क्या है, एंग्जाइटी देना अननेसेसरी। तो सर। जुपिटर ने उनके साथ क्या किया, उनकी उनकी कंजंक्शन हो गई वहां पे। तो एज अ राइट। रिजल्ट आपको ये इस तरह से रिजल्ट निकल रहे थे। या पर ये एक जुपिटर, मैं हाँ, आप बताओ बताओ। सर पर जुपिटर था तो एजुकेशन हायर तक चली गई, ये कह सकते हैं ना, मतलब एमएससी लेवल तक चली गई तो हाँ, जुपिटर इसलिए करवा दिया, लेकिन विद थोड़ा डिफिकल्टी से, बिकॉज ऑफ राहु एंड सैटर्न। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और गॉट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जब जब एजुकेशन लेने की कोशिश भी करोगे ना, तो उसमें देयर विल बी लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स ऑल्सो। और कुछ नहीं, आपका मन खराब हो जाएगा बीच में। मन विचलित हो जाएगा कि मैं लेती हूँ नहीं लेती, करती नहीं करती, इस तरह की चीजें ज्यादा रहेंगी। गॉट इट सर, गॉट इट। तो वो भी एक फैक्टर है। ठीक है। हाँ जी फिर सर, आते हैं गणाति कारक में। अब गणाति कारक कौन सा ग्रह है आपकी कुंडली में, देखिए आप। सर सन है। ठीक है। सन है। ठीक है। मैं एग्जाम्पल के साथ अभी आपको आपकी कुंडली पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर हाँ अपन आगे भी दिखाएंगे। अब सन की पोजीशन चेक कर लीजिए। यहाँ पे जी गणाति कारक प्लेनेट विल ब्रिंग डिजीजेस, एनिमीज, डेथ्स, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगलिंग, लिटिगेशंस फॉर यू। हाँ क्या जी पोजीशन है सन की? सर, एट्थ हाउस में विद वीनस, एट्थ हाउस लेकिन में विद वो विदनेस है। हाँ नीच हाँ। का, सेवेंथ, नंबर सेवन, सेवन में बैठ गया। सेवंथ राशि में बैठ गया। हाँ जी, हाँ जी, सन ठीक नीच है। का हो नीच का होके बैठ गया। तो एज अ रिजल्ट अब आप देखो इस चीज को, गणाति कारक प्लेनेट जो है एट्थ हाउस के अंदर जाके आपका पोजेटेड हुआ है। ठीक है ना। तो हाँ इस जी। हिसाब से अभी तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, बेसिकली अब ये चीज आप बताओगे कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, बिकॉज लाइफ आपकी है, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये आपको कितने सही लग रहे हैं आपके इसमें, ऐसी चीजें हैं क्या? ऑब्स्टिकल्स में कह सकती हूँ, हाँ जी हैं। एनिमीज का मुझे पता नहीं चलता है या नहीं है, वो मतलब है, हो भी सकते नहीं भी, उनको समझ नहीं आता। हाँ, हम्म। स्ट्रगल्स भी हैं
सर डेथ्स और डिजीजेस मतलब आती जाती है, मतलब वो वही है, बट इफ इट इज रिलेटेड टू मी तो डिफरेंट, अगर वो फैमिली मेंबर्स है तो ऑफ कोर्स वो आएंगे, लेकिन मेरी कुंडली में है तो डिजीज आती जाती है छोटी मोटी, कोई बड़ी है सच नहीं है। लिटिगेशन अभी सर वो ऐसा टच हुआ नहीं है कुछ भगवान हुआ ना है। करे, वो तो अच्छी हाँ बात है। जी, हाँ जी, ठीक है, तो हाँ इस जी। तरह से अभी अपन अपन एक लाइव कुंडली और देखेंगे, उसमें भी आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, और लास्ट है दर कारक। दर कारक कौन सा प्लेनेट है आपकी कुंडली में? सर मरकरी। अब ये देख लीजिए मरकरी, और मरकरी की पोजीशन देखिए, वो इन चीजों को बताइए आप कितने संतुष्ट हैं देख के पोजीशन में। सर मरकरी तो मेरा 9th हाउस में है, मून के साथ, और 8th, मतलब स्कॉर्पियो राशि में 8 में है। हाँ, तो एट्थ के एनवायरनमेंट में मरकरी का होना, एज अ रिजल्ट स्पाउस, मैरिज, मैरिटल लाइफ, आपको आपको डर बना रहेगा। आप सही बात देखो तो आपको डर बना रहेगा, इन द सेंस कि आप डरते रहोगे मैरिज करने से। ठीक है हाँ ना? जी सर, अब भी है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, मतलब डर लगा ही है कि करनी भी चाहिए कि नहीं, दैट इज फॉर श्योर। तो ये दर कारक, आपका जो स्पाउस का जो कारक था, वो प्लेनेट एक्चुअली एट्थ के एनवायरनमेंट में 9th हाउस में जाकर बैठ गया है, उसके साथ मून और बैठ गया है। मून और जो बुध है उनकी आपस में वैसे भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। तो ड्यू टू दैट रीजन अब आपको आपकी लाइफ के पैटर्न खुद ही समझ आएंगे, क्योंकि अभी पब्लिक डोमेन का मामला ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। बट हाँ हाँ, जी, आपको अंदर से तो पता है कि ये सारी चीजों में आपको इश्यूज रहे हैं नहीं रहे हैं, वो सारी हाँ जी, बात है। तो दिस हाँ इज जी। हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, रुको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ और समझाता हूँ। ठीक है ना, जिसमें और क्लैरिटी मिलेगी। अब आप लाइव देखो सारे के सारे। चलो, अब इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आज मैं ये पहली बार समझा रहा हूँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं जैमिनी दोबारा नहीं करूंगा, देखना हो तो दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो अभी मैं ये पहला कंसेप्ट था आत्मकारक, मैंने दृष्टि का सिस्टम आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब आप लोग एज अ प्रैक्टिस सेशन अब ये चीजें निकाल के बताओ मुझे। यहाँ पर ये कुंडली है, सारे के सारे लोग प्रैक्टिस करो। ये अब्दुल कलाम जी की कुंडली है। ठीक है ना? पहले इसके अंदर आप जो है इनका डिग्री बेसिस के ऊपर, किसका हाईएस्ट डिग्री है, किसका सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे, सेवन नंबर पे, राहु केतु को छोड़ के सबका डिग्री सिस्टम निकाल लीजिए, और सबका अमात्य कारक, दर कारक, और ये निकालिए, और निकाल के मुझे बताइए फटाफट से। 5 मिनट या 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। तो इसे नेपच्यून प्लूटो भी नहीं ले रहे ना हम? बिल्कुल नहीं। अभी बिल्कुल आप नहीं। सिर्फ तो 7 ग्रह को फोकस कीजिए। हाँ जी ठीक है, सर, डन। हाँ जी सर। तो जल्दी सर से इसमें निकाल राहु लीजिए। केतु भी नहीं कंसिडर करते हैं हम? बिल्कुल नहीं जी। जी। सबसे हाईएस्ट डिग्री टीचर जी यहाँ पे बनाइए, 20, फटाफट से बना लीजिए इनके। हाँ, 27 है, तो सन हो गया, है ना टीचर जी? मैं वही देख रही हूँ, मुझे दिख नहीं 27। रहा है, एक मिनट। टीचर देखो, लैटिट्यूड लिखा है ना यहाँ पे, सर ने हाँ हाँ, कर्सर। ये डिग्रीज ही है लैटिट्यूड हाँ, वाली ना। लैटिट्यूड डिग्री है, 27 वाला है, देखो तो सन हो गया ना, वो सबसे हाईएस्ट सन वो है। है, सबसे पहले आएगा सन। आप नहीं नोट तो डाउन फिर कर लो, मैं बताती रहती हूँ। 27 पे मार्स, सन है, फिर फिर मार्स हो 25 पे मार्स है। फिर मरकरी हो गया, नहीं और नहीं, फिर हाँ, 25/6 पे जुपिटर आ गया। एक सेकेंड, 25/6 पे जुपिटर नहीं, उसके बाद वो, एक सेकेंड, हाँ जी जुपिटर आ 25/57 पे मार्स आया, फिर 25/6 नीचे हुआ ना उससे, तो वो हाँ जुपिटर ही हुआ ना, जी, जुपिटर हो गया, सही कह है रहे ना। हैं। उसके हाँ बाद आएगा हमारा ये सैटर्न 24/10 पे। जी, जिस पे सैटर्न कहाँ गया, ठीक है, डन। नहीं, बल्कि मर्क्यूरी आएगा, 24/49 है वो। पहले मर्क्यूरी आएगा, उसके बाद सैटर्न मरकरी आएगा। पहले है, करेक्ट, मरकरी 10 सैटर्न। हाँ। मैं लिख रही थी मरकरी की कितनी, कितने हो गए? 40, और सैटर्न की 24/10 थी। फिर मून आ गया 13 डिग्री का। वीनस आया 60 डिग्री का। ठीक है, फिर मून आ गया है ना, मून हम्म। का, मून की लास्ट में। देन असेंडेंट को तो खैर लेते ही नहीं है, फिर वीनस हो गया, वो तो लेना ही नहीं ना। नहीं वीनस, वीनस वीनस तो 6, लास्ट में आ गया। वीनस हो गया, बीच में एक कौन सा रह गया, मिस हो गया है मेरा, यूरेनस, नेपच्यून, मून, मार्स, तो वीनस, सैटर्न, और कौन से रह गए? 1 2 एक, 3 4 5 दो, 7 हो गए, तीन, वीनस लास्ट में आई 7 है हो गए ना, ना। हो गए। 7 ही तो बोला था ना सर ने। जी हाँ जी, 7 हो गए।
7 हो गए पूरे, देख लो एक बार अपनी उसमें, हो गए 1 2 3 4 5। डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना? हाँ जी, सर हो गया। इसमें वो भी ठीक है, चेक करनी है। हो हाँ जी गया। सर, चलो हो गए अब सर। अब ये निकालने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने मैं पहला प्रश्न रखूंगा। ये आपके सामने कुंडली है। तो अब्दुल कलाम जी की कुंडली के अंदर, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ग्रह जो है वो आत्मकारक है। सर आत्मकारक सन है, सूर्य है, क्योंकि ठीक है, सबसे हाईएस्ट का है। हाईएस्ट डिग्री का है, सूर्य है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे, सूर्य की पोजीशन को देख लो, ठीक है, और मरकरी के साथ देख लो, और केतु के साथ देख लो, ठीक है। अब सूर्य क्या है? लीडर, एम आई राइट? हाँ हाँ राजा। जी, सूर्य हाँ जब भी जी, बात करेगा, अब्दुल कलाम जी ने कैसा जीवन बिताया है सोचिए आप। वो सूर्य, बिकॉज पॉलिटिक्स में भी आप देखो, जो जो राजा है वो पॉलिटिक्स को भी हैंडल करता है कहीं ना कहीं। सूर्य जो है वो आदर्शों की बात करता है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आदर्शों की बात करी है नहीं करी, आप ये सोचिए। हाँ जी, आत्मकारक है। वो आदमी लास्ट तक भी, जब भी उनके एक्सपायर हुआ तब भी उस दिन भी लेक्चर देता हुआ एक्सपायर हुआ। अब ये लेक्चर देता हुआ एक्सपायर हुआ, सारी जिंदगी आदर्शों की बात करता गया। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि थर्ड हाउस जो है कम्युनिकेशन का हाउस है, मार्केटिंग का हाउस है, आपके छोटे भाई बहनों का हाउस है, ठीक है ना। मरकरी उच्च का वहां पर बैठा है, केतु साथ में बैठा है। अब आप संगत भी देख लो कौन से एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि उनको सूर्य जो है आत्मकारक होने की वजह से एक हाईएस्ट पद भी मिला, एम आई राइट? और हाँ उन्होंने जी सारी जिंदगी बात किसकी करी? अपनी अपनी आत्मा से जुड़ी बातें नहीं करी उन्होंने, जो उनकी आत्मा बोलती थी। कभी उन्होंने ऐसा आपको देखा कि कभी उन्होंने ऐसी बात करी हो कि जो बिल्कुल सेल्फिश बात हो? क्योंकि राजा किसकी बात करता है हमेशा? राजा हमेशा प्रजा की बात करता है, प्रजा के भले की बात करता है। तो उस बंदे ने सारी जिंदगी क्या काम किया है, ये आप कुंडली देख सकते हो यहाँ पे। एज अ रिजल्ट हो जा रही बात मेरी। करेक्ट सर। यस सर। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है ना। यस अभी आज तक मैंने आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुंडली जो है वो पराशर की दृष्टि से पढ़ाई थी, ठीक है। अब मैं आपको इस दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, अभी और डीप चीजें चलेंगे, ठीक है। अब आप इनका देखते हैं अमात्य कारक ग्रह, मतलब सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कौन सा ग्रह है वो बताओ मुझे। सर, मार्स, मंगल। ठीक है, मार्स, मंगल। अब हाँ देखो, जी, मार्स की पोजीशन चेक कर लो, कहाँ पे? 4th हाउस। फोर्थ हाउस में है, ठीक है ना। आइडली अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, उस मार्स की जो एडजंक्शन है, वो सॉरी, वो जो जो जुड़ा हुआ है वहां पर, ठीक है ना, कंजंक्शन जो है वो है वीनस के साथ, ठीक हाँ है। जी, मार्स होता है गर्म प्लेनेट, ठीक है। हाँ जी, और मार्स यहाँ पर अब बात करते हैं करियर से जुड़ी हुई। अब आप इनकी कुंडली में आप वैसे भी देखो, मार्स पराशर के हिसाब से भी इनके 10th हाउस का लॉर्ड है, एम आई राइट? यस सर। हाँ जी टेंथ, सर। मैं जो आपको बोल रहा हूँ सिमिलरिटी, दोनों दोनों जो है, दोनों की दोनों जो पराशर विद्या है एंड जैमिनी विद्या है, किस तरह से सिमिलर बातें कर रही हैं वो समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मार्स जो है 10th हाउस का लॉर्ड है, और वहां पे अमात्य कारक भी बन गया। अमात्य कारक में आपको मैंने अभी क्या समझाया था पीछे, रिकॉर्डिंग में जाके चेक कीजिएगा, क्या समझाया था मैंने आपको कि करियर होता है आपका, प्रोफेशन होता है, एम आई राइट? हाँ जी सर। तो एज अ रिजल्ट वो व्यक्ति, भले ही चलो डिफेंस में नहीं था, मगर डीआरडीओ का मतलब पता है? डीआरडीओ रिसर्च सेंटर, जो डिफेंस का रिसर्च सेंटर होता है, उनके अंदर जितनी भी सारी मिसाइलें हैं वो किसने बनाई है? सर उन्होंने आपके बनाई। ब्रह्मोस ले लो, आपके जितने भी, सर अब्दुल कलाम जी ने ही इन्वेंट करी थी वो। सारी उन्हीं की इन्वाइट की हुई है। उनका डिफेंस डिफेंस को उनका बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, एम आई राइट? करेक्ट यस सर। सर। अब एज अ रिजल्ट एक चीज और देखने वाली है, यहाँ पर लिंक कर देता हूँ वीनस को, थोड़ा सा लिंक करता हूँ वीनस के ऊपर, चर्चा बाद में करेंगे अभी, मगर लिंक कर देता हूँ वीनस को क्या प्रभाव पड़ा उनके साथ आने से। अब देखो मंगल को क्या बताया गया है, लाल किताब तो उसको फूल बोलता है, मतलब शुक्र को, ठीक है ना। वैसे बहुत सौम्य ग्रह है शुक्र तो, ठीक है। मंगल क्या है? मंगल है अग्नि, आग, स्ट्रेटेजिक, तीखापन, जो तीखी चीज होती है, हथियार होता है, आपकी गंध, सर बम। आसमानी हथियारा बोला गया ना मंगल को लाल, तो लाल यस यस किताब यस, में। लाल किताब में आसमानी हत्यारा गया, बोला गया है। और वैसे मंगल जो है पराशर के हिसाब से सेनापति हैं। और वैसे अगर आप देखोगे तो मंगल जो है सारे के सारे जितना भी डिफेंस
होता है, हथियार होते हैं, या फिर फायर होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मंगल। एम आई राइट और रॉन्ग? आज तक यही पढ़ाया गया आप लोगों को, ठीक है। करेक्ट। यस सर, यस सर। अब जेमिनी उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुक्र उसके साथ बैठा, तो शुक्र जो है झुलस गया। पराशर के अंदर शुक्र क्या होती है? आपके रिलेशनशिप्स होते हैं। एज अ रिजल्ट, जो मैंने एक वन ऑफ द इवेंट सुना है अब्दुल कलाम जी के बारे में, मैंने सुना है कि उनकी जिस दिन शादी मतलब वो होनी थी, एंगेजमेंट का उसका जो उनका जो दिन था, उनको वो याद नहीं रहा कि आज मेरी एंगेजमेंट है, मुझे उधर जाना है एंगेजमेंट में, और वो भूल गए थे। दैट इज वाई दैट गॉट ब्रेकअप। और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि मैं शादी करूंगा ही नहीं, एज अ रिजल्ट। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ थिंग कि उन्होंने अपने काम के लिए, मतलब उनके कर्म ने यहाँ पर, उनका जो कर्म है, उनका जो जेमिनी का जो मात्य कारक है, उस ग्रह ने इसके साथ कंजंक्ट करके उनके सारे रिलेशन खत्म कर दिए। चाहे वो स्पाउस से जुड़ा हुआ रिलेशन हो, चाहे उनके भाई बहन हो, चाहे कोई हो, और एज अ रिजल्ट वो व्यक्ति सारी जिंदगी अकेले ही रहे हैं, उन्होंने इवन तक मैरिज भी नहीं करी। देख रहे हो रिजल्ट्स कैसे आए आपके सामने? यस सर। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब ये नहीं कि मैं जी अब्दुल सर, कलाम, क्लियर है। मतलब अब्दुल कलाम जी की कुंडली में पहले देख के बैठा था। मैंने ये सारी चीजें, मतलब देखिए, मैंने ये जो जितनी भी आपको बातें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आप किसी भी कुंडली पे लगा के देख लेना। और कुछ नहीं, आप साथ साथ अपनी कुंडली पे लगा के देखते जाओ, जो मैं बातें आपको बताता जा रहा हूँ। सारे के सारे लोग अपनी कुंडलियां साथ खोल लो और लगाते जाओ, तो उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। सर अब अब मैं अगर अपना देख रही हूँ तो मेरा आत्मीय कारक जो हाईएस्ट डिग्री में आता है, अच्छा हम नेपट्यून और उसको छोड़ दें तो मून सात बैठता है सर। सात सात ग्रहों के हिसाब से चलना है ना। हाँ जी, तो सर मून आता है 20 डिग्री पे। हाँ, तो 20 20 डिग्री का मून आता है। मून की पोजिशनिंग चेक कर लो, ठीक है ना। वो आपका आत्मा आत्मा आत्म कारक है ना आपका। वो तो सर चौथे हाउस में बैठा है, 5 नंबर राशि में वीनस के साथ। आत्म कारक है ना वो आपका। जी। तो अब इमोशनल, हाँ हाँ हाँ, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर आत्म कारक अगर हम मून को लेते हैं तो इसका मतलब इमोशनल हम ज्यादा होंगे। नॉट ओनली इमोशनल, बल्कि आप जो है इमोशनल, मतलब उसकी पोजीशन के ऊपर वैसे डिपेंड करेगा। आप जो है उसके साथ कोई और ग्रह भी बैठा है क्या? जी सर, वीनस है ना, चौथे घर में वीनस के साथ मून बैठे हैं 5 नंबर राशि में। वैसे एक बात बताऊं, ये राजयोग माना जाता है जेमिनी के अंदर। अभी वीनस अच्छा, आपका क्या है, पहले ये बताओ, वीनस क्या है आपका? वीनस तो मेरा सर लगन लॉर्ड है। वो नहीं पूछ रहा। नहीं नहीं, वो वो आत्मकारक वाला जरा कारक वाली स्थिति में क्या, कौन से नंबर पे आ रहा है? मातृ वाला है कार वो कारक वाला। वाली कारकास स्थिति में में सर। कारकास में कौन सा कारक आ रहा है, ये बताओ। हाँ, कारका में तीसरे नंबर पे आ रहा है सर। हाँ, तो तीसरा नहीं, नंबर क्या होता है? मातृ। नहीं सर, दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, मून के बाद ही आ रहा है। हाँ, अमात्य कारक आ रहा है ना। अमात्य कारक। हाँ, तो ये जो होता है एक बहुत पावरफुल, जेमिनी के अंदर योगा माना जाता है, इसको राजयोग बोलते हैं। वन ऑफ द राजयोग इज कंसिडर्ड ड्यू टू दैट। आत्मकारक अच्छा। मतलब कि आत्मा से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, जो कि हम्म। खासकर आप ये सोल 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 से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, उनको आप अचीव करने में। और अमात्य कारक, अमात्य मतलब योर कर्मा, इन दो ओके। प्लैनेट्स का जब योगा बनता है, तो वो एक तरह का, जेमिनी के अंदर बेसिकली ना 12 तरह के राजयोग बोले गए हैं, ठीक है ना। जी। तो उनमें से एक राजयोग की जो फॉर्मेशन होती है, वो तब होती है जब आत्म कारक और अमात्य कारक प्लैनेट्स जो हैं, वो एक साथ बैठ जाते हैं। देखिए, पराशर में अच्छा। तो देर आर मैनी योगास, थाउजेंड्स ऑफ योगास, ठीक है, लैक्स ऑफ योगास रादर, ठीक है। बट व्हेन यू हम्म। टॉक अबाउट द जैमिनी ऋषि, जैमिनी सूत्रम के अंदर सिर्फ 12 तरह के योग बताए, राजयोग, बढ़िया। अच्छा। उनमें से ये एक पावर हाउस योग है। तो अभी इसके आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स शायद मिले भी हों, हमें तो पता नहीं। अब वो तो आप बताओगे आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। जी। बट जी। आप देखो कि आपके पास आपकी आत्मा से जुड़े हुए और आपके कर्मों से जुड़े हुई अवेकनिंग जो है वो किस लेवल पे है, जी। जी। ठीक है ना। हम्म। एंड दिस इज गोइंग टू बी ए सुपर पावर हाउस राजयोग। एक्चुअली राजयोग को राजयोग समझना, धन योग मत समझना। एक बात और बता दूं, अक्सर लोग जो है इसको राजयोग को धन योग जरूर समझते हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। राजयोग का मतलब कहीं ना सिंपल सी चीजें, मनुष्य के सुखों से होता है, कि कौन सा मनुष्य हम्म। कितना सुखी है। राजयोग का मतलब ये नहीं होता है एक्चुअल में कि वो कौन सा मनुष्य कितना धनवान है। ये गलती अक्सर लोग करते हैं, तो मैं इसलिए इस पर पे क्लैरिटी देना चाहूंगा। ठीक है, ठीक आर यू है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। यस सर, यस सर।
तो अब आप कितनी सुखी हो और अपनी आत्मा से जुड़े हुए कार्यों को किस तेजी पे कर रहे हो, क्या आप एक वॉरियर की तरह काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चीज देखो आप। इवन तक अपने प्रोफेशन को लेके भी आप कितना एग्रेसिवली काम कर रहे हो, आप सोचो। आप बताओ जी कि सर। बाकी इज दैट सो और नॉट, ये कितनी चीज सही है, फलीभूत हो रही है। सर कुछ इनका कहना सूर्य चाहेंगे? एनवायरनमेंट है ना, इनका सूर्य फिफ्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में नंबर 5 के एनवायरनमेंट में बैठा है ना ऋषा जी, वीनस और मून। हाँ हाँ। तो वो तो और भी अच्छा नहीं हो गया सर, मून भी है अच्छा सूर्य के साथ, प्लस वीनस भी, वीनस। नहीं नहीं, मून कहाँ पे बैठा है? ये कौन कौन से प्लैनेट बताए इन्होंने? मून और वो वीनस बताए? है, हाँ हाँ, मून जी। और वीनस बैठे हैं ना। हाँ हाँ, हाँ जी। ठीक है ठीक। तो तो मून और ये वीनस का यही होगा तो बहुत बेहतरीन योग है। ये तो अभी हम्म, इनको बहुत अच्छे डीप नॉलेज वगैरह बहुत सारी चीजें इनको ही प्रोवाइड करेगा, जो कि इनकी आत्मा से जुड़ी हुई चीजें होंगी। ठीक उसे है ना? पर्सनालिटी इनकी उस हिसाब से चलेगी। अब वो तो पर्सनैलिटी दिखाती तो है नहीं ना, कैमरे पे नहीं आती, क्या करें? ठीक तो है बाकी जी। ठीक है, वो अब अंदर से तो वो उनको पता है। ठीक है, चले आगे बढ़ाऊं मैं, एक ये चीज क्लियर होगी टीसा जी, आपको डाउट क्लियर हुआ तो आगे बढ़ूं? जी सर। ठीक है, वो मेरे को लग रहा है आत्म मंथन कर रही है, अभी सोच रही है। कोई बात नहीं, करना भी चाहिए आत्म मंथन। जेमिनी अब आपको कोई कुछ चीजें और खोलेगा भी। अब चले, अब हम बात करते हैं इनके आपको इनका मात्य कारक भी इनको क्लियर हो गया आपको, अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, शुड आई गो अहेड विद द थिंग्स फर्दर? हाँ जी सर। चलो, अब इनका तीसरा नंबर का जो प्लेनेट है वो जरा आइडेंटिफाई कर लो फटाफट से। जुपिटर सर। ठीक है, तो अब जुपिटर की दृष्टि से, जुपिटर जो है इनका क्या बोला गया है, थर्ड नंबर पे कौन सा प्लेनेट आता है, क्या बोलेंगे भ्र- उसको? भ्र- भ्रतृ कारक। भात। भ्रातृ कारक। भ्रातृ कारक बेसिकली गिव्स यू सपोर्ट, आपको सपोर्ट सिस्टम एक तरह का प्रोवाइड करता है, आपकी कम्युनिकेशन का कारक होता है। ठीक है ना? अब इनका जो है भ्रातृ कारक जो प्लेनेट है, ठीक है ना, वो एक तरह से बैठा कहाँ है, लगन के अंदर बैठा है, हाँ और जी उच्च सर। उच्च का बैठा है। एज अ रिजल्ट, भ्रातृ कारक मतलब एक आदमी के मन में दूसरों को लेके सपोर्ट देने का और उनसे सपोर्ट लेने का कितना भाव है, और उसका उसका ये भी देख लो आप, ये क्या है, ये उच्च का है नीच का है, ये भी चेक कर लो जरा। सर उच्च का है ना, फिर 10 में होता तो नीच का हंड्रेड होता। परसेंट उच्च का हंड्रेड है। परसेंट तो एज अ रिजल्ट अब आपको इनके भ्रातृ कारक के सिस्टम समझ आ रहे हैं? हाँ जी सर, कम्युनिकेशन था और इनकी प्रोस्पेरिटी। राइटिंग, ये जब लिखते होंगे, ठीक है ना, ये इनकी विल पावर, जब इनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग होगी। ठीक है ना? जो थर्ड हाउस के जितने भी फीचर्स आते हैं ना, ब्रदर्स सिस्टर्स, कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स, राइटिंग, और ये बंदा सारी जिंदगी देखो बात करता है, भ्रातृकारक की बात हो रही है ना, भ्रातृकारक मतलब थर्ड हाउस से जुड़े हमारे को ट्रेड्स लेने हैं, नंबर वन, थर्ड हाउस से जुड़े ट्रेड्स लेने हैं, और प्लस जुपिटर के नेचुरल ट्रेड्स लेने हैं, उनको मिक्स करके फिर बातचीत करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिस्टम कैसे समझा रहा हूं मैं आपको? जैमिनी और पराशर पहुंचेंगे एक ही एंड पे, मगर उनके पहुंचने का तरीका किस तरह से घूम रहा है, ये देख लीजिए आप। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। तो एज अ रिजल्ट, अब आपको भ्रातृ कारक के इनके रिजल्ट समझ आ रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, तो अगर वो हम थर्ड का भी लगाएं तो थर्ड हाउस में इनके मतलब छोटे भाई बहन, उनके हिसाब से भी सर चल पड़ेंगे ना, के उनका हिसाब भी से देख। उनको देखो, इनके अपने भाई बहनों से कोई, वैसे तो इनका, इनके जितने भी भाई बहन थे उनसे इनका कोई बैर तो नहीं था, बैर द्वेष तो नहीं था। हाँ ये जी, तो पर्सनैलिटी ऐसी, इनका तो किसी भी से भी बैर द्वेष नहीं था। खैर नहीं था, हाँ जी। ठीक है ना? तो वो तो बात ही हट जाएगी कि इनका किसी से वैर, और वो तो वैर द्वेष तो बाद में होगा। पहली बात तो वो प्लेनेट जब उच्च की पोजीशन में बैठ गया है, तो एज अ रिजल्ट क्या है, ऐसा व्यक्ति तो पूरी दुनिया को अपना भाई मानता है, राइट सर, पूरी दुनिया बेटा। को अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। हम्म। ठीक है ना? हाँ जी। एज तो ड्यू टू दैट रीजन, आप देखिए कि क्या उनके रहे हैं, उन्होंने कितनी रिसर्चेस की हैं। ठीक है ना? राइटिंग करवाता है, रिसर्च करवाता है, थर्ड हाउस भ्रातृ कारक, ठीक है ना, थर्ड हाउस जो है राइटिंग भी करवाता है। उन्होंने कितनी राइट। पोएम्स पोएम्स वगैरह लिखी हैं, मोटिवेशनल बातें की लिए टॉक्स करी हैं। ठीक है ना? हम्म। तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान की कुंडली में भी, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो उच्च का गुरु जो है थर्ड हाउस के अंदर बैठा था।
अब थर्ड हाउस के अंदर जब गुरु बन बैठता है ना, या थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है गुरु जेमिनी के हिसाब से, यहाँ पर इनका इनके थर्ड हाउस को गुरु जेमिनी के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। और हाँ जी सर। अगर आप पराशर के हिसाब से देखोगे तो पराशर के हिसाब से इनका जो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो बुध है, वो उच्च का बैठा है, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति ने कथा वाचन किया, बातें करी, कथा वाचन किया तो टेक्नोलॉजी के बारे में किया, टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करी, टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जिंदगी बातचीत करी, टेक्नोलॉजी सारी जिंदगी लोगों को समझाई, ठीक है। अगर आप इसी दृष्टि से कृष्ण भगवान की कुंडली देखते हो तो उनकी कुंडली में आप क्या पाओगे कि उनका गुरु उच्च का थर्ड हाउस में बैठा है, उस बंदे ने जो है युद्ध भूमि के अंदर खड़े होके भी गीता जैसा भागवत जो है, वो भागवत जैसा जो ग्रंथ जो है वो दे दिया प्रिंसिपल्स के तौर पे, समझ रहे हो। तो ये गुरु उच्च का काम करता है जब थर्ड हाउस में बैठ जाता है, ठीक है। और केतु बैठा है यहाँ पे, सूर्य बैठा है यहाँ पे, सूर्य बैठा है तो बात करवाएगा कि उन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम किया, गवर्नमेंट की रिलेटेड बातें करी, एज अ रिजल्ट वो प्रेसिडेंट जैसे पद पे पहुंचे। और केतु यहाँ पर क्या कर रहा है, केतु उनको सारी दुनिया से डिटैच कर रहा है, तो वो उनकी जो टॉक्स में हमेशा आप डिटैचमेंट देखोगे, क्योंकि उस व्यक्ति को पहले ही समझ आ चुका था कि अब मेरे साथ कुछ जाना नहीं है। मैं वो जब मरे भी थे, उनकी जब एक्सपायरी भी हुई थी, तो आपने देखा होगा कि उनके पास उनके मुश्किल से एक अटैची में दो चार पांच कपड़े थे, और एक आधा कोई अपना पेरेंटल हाउस, एक छोटा मोटा कुछ, बाकी कुछ नहीं था उनके पास अपना। समझ आई बात, पर्सनैलिटी किस तरह की थी। राइट सर। चले अब चौथे नंबर प्लेनेट पे पहुंचे। हाँ जी सर। चलो जेमिनी के हिसाब से लो, कौन सा आया है इनका, इनका निकाला था आपने, कौन सा इनका मरकरी। था। मरकरी। फोर्थ हाउस, हाँ जी। फोर्थ फोर्थ इनका मरकरी आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है जी। ना। तो अब इनका मरकरी, अब देख लो फोर्थ, फोर्थ का काम क्या है, मातृ कारक, ठीक है। मात्र। हाँ जी। मातृ कारक आपकी कंट्री, आपकी लैंड, ठीक है, आपका आपका घर, आपका देश, उसके बारे में सारी सारी की सारी बात रहेगी। बुध उच्च का है, एज अ रिजल्ट दिस पर्सन वाज हाईली पैट्रियोटिक पर्सन, ठीक है, देशभक्त थे, ठीक है ना। राइट। सारी जिंदगी उन्होंने अपनी अपनी भूमि के लिए, अपनी लैंड के लिए काम किया। ये देखो, ये यहाँ पर इनके ट्रेड्स देख लो, ठीक है। उनके पेरेंट्स के संस्कार बहुत अच्छे थे, तभी तो वो इस तरह के उसमें आए। फिर आगे होम, लैंड, कन्वेंसेस। अब देखो यहाँ पर कितनी चीजें क्लियर हो रही हैं जब आप ये सारे, एक तो इन चीजों को पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये जो मैंने बताया, पेरेंट्स, होम, होमलैंड, कन्वेंसेस, प्रॉस्पेरिटी, लैंड, ये मैं बोलता हूँ। अब मैं वापस चला जाता हूँ यहाँ से, स्क्रीन स्टॉप करके वापस चला जाता हूँ उनकी कुंडली के ऊपर। अब मैं उनकी कुंडली पे जाके फिर से आपको दिखाऊंगा, तो आपको क्या समझ आ रहा होगा कि वो तो ठीक है, मरकरी सब कुछ दिया, मरकरी ने सब कुछ दिया, ठीक है, हायर हायर उनको सम्मान भी दिया अपनी लैंड से, मगर क्या है, केतु साथ में, वो सारे सम्मान के साथ भी होते, वो सम्मान के साथ नहीं थे। सारी चीजें उनके साथ भी थी, तो केतु उनके साथ था, सूर्य उनके साथ था, वो मरकरी उसके इफेक्ट ले गया एज अ रिजल्ट। वो उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं था, देखा जाए तो। मात्र कारक, समझ रहे हो आप, अभी आपको मैंने दिखाया ना क्या क्या है। हाँ जी सर। तो उनके पास सब कुछ था और उनके पास कुछ भी नहीं था एज अ रिजल्ट। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ जी सर। क्लियर होगी बातें, कुछ कहना चाहेंगी, कोई है ऐसा यहाँ पे कुछ कहने वाला, आगे नो बढ़े सर। फिर। हाँ जी सर। पुत्र कारक चेक करते हैं, चलो अब इनका पुत्र कारक बताओ कौन सा ग्रह है। सर सैटर्न। हम्म, सैटर्न। सैटर्न की पोजीशन चेक करो, इनकी कुंडली में कहाँ पे पड़ी है, सिक्स सिक्स हाउस हाउस में। में पड़ी है। आई थिंक मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जो खराब जो वो इनकी कुंडली में जो बैठा है, वो यही बैठा है, पुत्र कारक वाला प्लेनेट ही, सिक्स हाउस में। एज अ रिजल्ट संतान तो इनकी थी ही नहीं, ठीक है ना, हम्म। जुपिटर के घर में यानी सैगिटेरियस के एनवायरनमेंट में बैठा है, ठीक है ना। पुत्र कारक, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस जो रिप्रेजेंट किस किस चीज को करता है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। शिक्षा को करता है, एजुकेशन को, है ना, एजुकेशन को करता है ना। इन इस हाँ व्यक्ति ने अपनी सारी जिंदगी एजुकेशन कितने संघर्ष से लिए, ये सोचो। एम आई राइट, कुछ बोलना चाहेंगे आप यहाँ पे। वो उनका जन्म हुआ था एक छोटी सी गरीब मछुआरा फैमिली में ना, ओके। ठीक है। हाँ मैंने जी। सुना है कि वो पता नहीं कोई एक नाव वाव क्रॉस करके, फिर वहां से पहले 2 किलोमीटर पैदल चलते थे सुबह, फिर सुबह 4 बजे निकल जाते थे, फिर वहां पे स्कूल पहुंचते थे। इस तरह का उनका स्ट्रगल था, पूरी जिंदगी उन्होंने शिक्षा के लिए स्ट्रगल किया, ठीक है ना। और क्रिएटिव एबिलिटीज, आपको एक बात बताता हूँ मैं, अब्दुल कलाम जी वाज नॉट सो क्रिएटिव ऑनेस्टली स्पीकिंग।
ही वॉज एक्चुअली वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। हम्म उन्होंने जो कुछ चीजें अचीव की ना, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके, उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई करके, मतलब उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की है इन चीजों को अचीव करने के लिए। जहाँ तक कि अगर ये क्रिएटिव एबिलिटीज उनको मिली थी तो वो और तेजी से कर पाते इस काम को। फिर उनके चिल्ड्रन चिल्ड्रन तो उनका अभी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैरिज ही नहीं हुई, तो ठीक है ना। हम्म तो अब्दुल कलाम जी के हिसाब से जब इनकी कुंडली का अब ये वाला पार्ट हम दोबारा से जाके चेक करेंगे, तो हमारे को समझ आएगा कि इनके पास ये जो सैटर्न जो गुरु के घर में बैठा है, इन्होंने ये इस चीज को लेके संघर्ष किया। किन किन चीजों को लेके संघर्ष किया? शिक्षा को लेके, संतान इनकी थी ही नहीं, ठीक है ना। और क्रिएटिव एबिलिटीज में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को जो जितना इनके ऑटोबायोग्राफी मैंने एक बार बहुत डीपली पढ़ी थी, तो मुझे वहां से भी समझ आया। फिर मैं जब ये पराशर को भी देखता हूँ तो तब भी चीजें क्लियर हुई थी, ठीक है ना। पराशर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस चीज को अलाइन करना चाहोगे, तो आप सीधी सी बात देख लो कि पांचवा घर एजुकेशन का होता है, एम आई राइट? हाँ जी सर। पांचवें घर के अंदर नीच का चंद्रमा बैठा है, देख लो। करेक्ट। करेक्ट सर, नीच का चंद्रमा है। हाँ, तो एज अ रिजल्ट उनका बचपन स्ट्रगल में था। और हम्म जैमिनी सूत्रम भी इस चीज को यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि शनि जो है जाके 6th हाउस के अंदर जाके बैठे, गुरु के एनवायरनमेंट में बैठे, जहाँ पे वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। और शनि जो है वैसे भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर बहुत कूट कूट के भरी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी इनके अंदर, ठीक है ना। बट इनके अंदर कुछ चीजें लैक करती थी, जैसे कि ये इन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर काफी स्ट्रगल किया इनिशियल दौर पे। तो ऑल दोज एस्पेक्ट्स, आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। गनाती कारक पे चले। हाँ कौन सा जी ग्रह सर। है इनका गनाती कारक, देख लीजिए। सर मून। हाँ जी, मून। मून। मून गनाती कारक है। एज अ हाँ जी। रिजल्ट, मैं जैसे कि मून का अब काम क्या है, चलो गनाती कारक को जरा चेक करते हैं। गनाती कारक किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर से चलता हूँ मैं अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। एक बार सारे ऑडियंस को दिखा देता हूँ कि गनाती कारक का क्या क्या काम है। अब देख लो भाई, इस आदमी ने यहाँ पे भाई, इधर आ जाता, ये देख लो इनका मून, ठीक है ना। गनाती कारक के ये देख लो सारी की सारी चीजें, ठीक है। और मून इनकी कुंडली में कैसा है? नीच का। ठीक है। गनाती कारक का काम क्या है? डिजीजेस, एनिमीज, डेट्स, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, लिटिगेशंस। तो इनमें से तीन चार पांच चीजें तो लागू हो ही जाती है उनके ऊपर, ठीक है ना। और एनिमीज का हम कह नहीं सकते उनके कितने होंगे कितने नहीं, उन्होंने क्या फेस किया पर्सनल लाइफ में तो वही जानते हैं। ऑब्स्टिकल्स उन्होंने फेस किए हैं, स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए हैं, लिटिगेशंस भी उन्होंने कुछ कुछ फेस किए हैं, ज्यादा नहीं फेस किए, बट लिटिगेशंस भी उनके ऊपर लगे हैं, ठीक है ना। कई जगहों पे जिस तरह की, देखिए क्या होता है ना, सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर जब व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर लिटिगेशन रखते हैं। हम कहने को, हमारे को पब्लिक डोमेन में नहीं पता, पर अंदर से वो अब्दुल कलाम जी जानते थे कि उन्होंने कितने लिटिगेशंस झेले होंगे, ठीक है ना, जब वो एज अ साइंटिस्ट वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। और एनिमीज तो हर जगह पे आपको राइवल्स एनिमीज तो मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। अब इस चीज को दोबारा से एक बार रिकन्फर्म, पराशर और दोनों को मिला के अलाइन करते हैं, ठीक है ना। चलो दोबारा सर से इनकी कुंडली पे अगर चलते हैं। नीच का होगा तो ये नहीं हो सकता कि थोड़ा कम हो जाता होगा उनका? माइल्ड माइल्ड तो थी चीजें, तभी तो बचे हुए थे। ये हुए थे माइल्ड हो गया ना, अगर नीच का हो गया तो। माइल्ड हो गया ना सारा, इंटेंसिटी कम होती है ना पराशर के हिसाब से, इंटेंसिटी द वर्ड, हाँ जी। तो है ना। इंटेंसिटी वट एवर है वो कम हो गया ना उनका फिर। बिल्कुल, एज तो अ ये रिजल्ट। हाँ आ गए ना, बोलिए। पॉजिटिव हो गया ना वो, अगर ये है तो। हाँ, तो वो चीजें देखा जाए तो देखो क्या है ना कि वो चीजें कम थी तभी तो वो प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट तक पहुंच गए ना। करेक्ट सर। करेक्ट सर। वो चीजें कम थी तभी तो वो इंडिया के हाईएस्ट सम्मानित व्यक्ति भी तो हैं। उनको हाँ कितने कौन से पद्म भूषण पद्म विभूषण कितने कितने अवार्ड्स मिले हुए हैं, हाँ समझ रहे हो जी। आप। उनके हाँ जी। अचीवमेंट्स भी तो देखो ना, तो उस हिसाब से करेक्ट। वो अचीवमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना। राइट। तो ये सारी चीजें, अब ये देखो यहाँ पर चंद्रमा उनका, देख लो आप, नीच का यहाँ पे दिख रहा है, हाँ जी। इंटेंसिटी आप देख लीजिए। तो मतलब आप देखो कि पराशर और ये जेमिनी कितने पैरेलल नोट पे बात कर रहे हैं। जब हम एक तरह का ब्लाइंड हॉरोस्कोप, मैंने ये हॉरोस्कोप ब्लाइंड उठाया था, मैं कि चलो आज इस चीज को लगा के पूरा चेक करेंगे कि ये चीज जो लिखी हुई है, कहीं बहुत सारे मैंने ग्रंथों में इसको देखा कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है, तो मैं लेट अस अप्लाई इन इन पब्लिक डोमेन, देखते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। हाँ जी। अगले ग्रह पे चले। दारा करा कारक। दर कार का कौन सा है सर। इनका? सर वीनस। वीनस, ठीक है। चलो अभी वीनस को जरा चेक करते हैं। दर कार का क्या करेगा, दर कार का के फीचर्स आप पहले देख लो, नोट्स के अंदर आपको जो नोट्स दिए गए, एक बार रुको मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो अब देखो जी, इनका वीनस, और इनका वीनस तो वैसे भी मार्स के साथ पोजिशन हो गया है ना। हाँ जी सर। अब देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये देख लीजिए। हम्म। दरकार का स्पाउस, मैरिज, मैरिटल लाइफ, मैटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। ठीक है, मिलने को बहुत मिल सकती थी, मगर कितनी अवेल करी, कितनी ली उन्होंने, उस चीज को अब वेरीफाई करते हैं। आइए दरकार का की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, वीनस। पहली बात, वीनस की पोजीशनिंग यहाँ पर चेक करो, दिख रही है बस पोजीशनिंग? एग्री ही है, लेकिन मार्स के साथ है। हंड्रेड डिग्री। परसेंट मार्स के साथ आते ही वीनस की पोजीशन जो है काफी हद तक टेंशन में आ जाती है। ठीक है, राइट। एम आई राइट? राइट आती है सर। नहीं। और एज अ रिजल्ट स्पाउस, तो स्पाउस उनकी है ही नहीं। और यही चीजें देखो, पराशर में भी यही चीजें दिख रही हैं, पराशरी भी यही रिफ्लेक्ट कर रही है देखा जाए तो। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उनको उनको जो जितने भी रिलेशन थे उनकी जिंदगी में, जितने भी रिलेशन थे उनकी जिंदगी में, कोई रिलेशन टिका ही नहीं। ना नहीं। उनकी जिंदगी में माता पिता का रिलेशन टिका, ना मतलब टिका तो इन द सेंस कि उनकी किसी से बुरे बोलते नहीं थे, मगर उनकी उनको बस जिंदगी में, जीवन में टाइम ही नहीं था कि वो किसी को भी बैठ के रिलेशन को निभाने का काम कर सके। सही ठीक बात है ना, है। गेटिंग माय पॉइंट? राइट सर। तो यहाँ पर ये आपका दर कार का भी क्लियर क्लियर हो गया। आई हाँ होप जी। इट इज क्लियर। क्लियर सर, क्लियर। ऐसा एक बार आपको मैंने आपने एक बार समझाया था आत्मकारक का, कि जब हाईएस्ट डिग्री होता है तो समथिंग उस चीज से रिलेटेड, मतलब ट्रस्ट पुराना रहती है आदमी के अंदर, ट्रस्ट रहती है। उसकी जस्ट जो उसका जो पेंडिंग कर्म होता है ना, वो उस पेंडिंग कर्मा। हाँ जी, पास्ट आपने लाइफ से जुड़ा होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे पेंडिंग कर्मा इनका जैसे थर्ड हाउस सूर्य में है ना, सन है। सन हाँ है। जी। हाँ इनका जी। पेंडिंग कर्मा क्या था? इनको देश को सर्व करना था, एज अ ओ। राजा जीना था। राजे इनका राजे। पेंडिंग कर्मा क्या था? उच्च के बुद्ध के साथ, केतु के साथ जाके बैठा। इन्होंने क्या जिंदगी जी है? टॉप पद पे रहते हुए, एक राजा की जीवन जीते हुए फकीर की जिंदगी जी है। फकीर की जिंदगी जीते रहे। करेक्ट सर। है ना? करेक्ट। अब करेक्ट। आप इस कुंडली को बिल्कुल ध्यान से देखोगे, वो एक राजा भी थे, उनके पास प्रेसिडेंट के पद तक भी पहुंचे, डीआरडीओ में भी हाईएस्ट पोजीशंस को सर्व किया, मगर एज अ रिजल्ट डिटैच थे। केतु साथ है, बुध केतु उच्च का सर। था, बात करते थे बहुत संभली हुई, नपीतुली बात करते थे। देखो राइट। आप राइट सूर्य, सर। और सूर्य मतलब उनको देश देश को सर्व करने का, उनको मतलब अपनी कंट्री को सर्व करने का, अपने लोगों को समझ रहे हो, अपने लोगों को, वो इंडिया के लोगों के लिए वो क्या करके गए हैं, ये तो आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत डीप में पता ही है क्या करके गए हैं। कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम इंडिया को देके गए हैं। जो हमारी जो मिसाइल्स हैं, अग्नि है, ब्रह्मोस हैं, जो हमारी मिसाइल्स हैं, वैसी मिसाइल्स पूरे वर्ल्ड वाइड में नहीं है। हमारी मिसाइल्स मिस नहीं होती, आपको पता है। इंडिया की मिसाइल्स से रशिया और अमेरिका भी घबराते हैं। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या? इंडिया की मिसाइल्स की जो रेंज है, वो मतलब बहुत बहुत ज्यादा रेंज की है। वो कम हम्म। रेंज की नहीं है, मतलब बहुत लंबी रेंज की है, मतलब कई किलोमीटर्स तक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो जहाँ पे टारगेट करती है, वो वहीं पे जाके टारगेट्स को वो करके आती है। इतना स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग है उसके पीछे। आप बलालकोट का एग्जांपल ले सकते हैं। बलालकोट के हम्म। अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो एक ही घर ध्वस्त किया गया, उन्होंने एक घर की धज्जियां उड़ा दी। वो जो पूरा प्रेमाइसिस था, जो जैश ए मोहम्मद और जिसका भी वॉट हाँ एवर जी। कोई भी आतंकवादी ग्रुप था, तो वो उन्होंने उड़ा दिया। तो वो हमारी करेक्ट। मिसाइल्स का काम था सारा, ये जो हमारे मिसाइल्स और सब यूज होते हैं। राइट सर। राइट सर, गॉट इट सर। तो आई होप ये आपको अभी पैरेलल नोड पे कैसे काम कर रहा है, ये दोनों चीजें समझ आ गई। एक कंसेप्ट अभी और लूंगा समझ फिर। में आया सर। बस ये समझ नहीं आया सर, अगर प्रायश्चित में हम लोग इतना फिर वो करते हैं तो सीधे जेमिनी ही क्यों नहीं पकड़ते हैं, मतलब एक्चुअली अगर। पराशर इज अ टफ सिस्टम, हम्म। जेमिनी इज अ इजी सिस्टम। इजी सिस्टम। करेक्ट। अगर मैं आपको जेमिनी से पराशर पे लेके जाऊंगा तो पराशर कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हर एक को पहले शुरू में पराशर। आप ये देखो कि बेसिक लेवल पे तुम इतना ब्रेक डाउन कर देते हो कि तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी जो फर्स्ट लेयर, जो आपका लगन चार्ट है, वहीं पे आप इतना ब्रेक डाउन, आप 90%, 95% तक की प्रिडिक्शंस आप निकाल सकते हो। कल मैं रात को एक बेसिक बैच, बिल्कुल फ्रेशर्स जैसे तुम्हारी एक सिचुएशन थी गगन एंड सुनील, तुम्हारा जैसा अभी एक और बैच शुरू किया मैंने। वो अच्छा। बच्चे ऐसे बिल्कुल मतलब वो तड़पे पड़े हैं सर, सीखना भी और कुछ समझ नहीं आ रहा। कल पहली क्लास ली थी उनकी, उसके बाद क्लास के बाद रिलीफ होके गए। सारा उनको चीजें एक एक चीज क्लियर होगी। ठीक है ना, कंसेप्ट बिल्कुल डिटेल में कट टू कट अपनी कुंडलियों में लगा लगा के साथ साथ देखा। ठीक है,
हाँ भाई टीसा, आपको तुम जरा कुछ फीडबैक दोगी? अभी तक जितना समझाया, क्या समझ आया क्या बेटा जी, या कुछ जी नहीं सर, समझ आया? समझ आ गया सर। आ रहा है समझ? ठीक है। जी सर। द पेंडिंग कर्मस ऑफ ईच प्लैनेट्स अगर हमें जानना हो तो वहां पे कहाँ पे हमें पता लग पाएगा? अब कहीं जैसे लिखा? मार्स हो गया सर, पेंडिंग कर्मा सबसे ज्यादा आत्मकारक किसी का मार्स हो गया, और अगर पेंडिंग कर्मा हो तो वो रिलेटेड टू ईच हाउस के हिसाब से होगा। नहीं 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 सिमिलर। नहीं, अगर अगर मान लो किसी का पेंडिंग कर्म आत्मकारक मार्स हुआ, इसका हाँ जी। मतलब वो व्यक्ति 100% लास्ट बर्थ में एक योद्धा की तरह मरा है। इधर ही वुड हैव डाइड इन द बैटल फील्ड, ही वुड ओके। हैव डाइड इन सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी और मर्डर। ओ माय गॉड। तो अगर बिकॉज नीच का दिखेगा, अगर मंगल नीच का दिख रहा होगा तो। और अगर नीच का ना हुआ सर अभी नॉर्मल इसमें नॉर्मल नॉर्मल हुआ तो फिर बैटल फील्ड्स, अच्छे अच्छे सेंस में डेथ हुई थी। अच्छे सेंस में डेथ हाँ, हुई है, अगर नीच का दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो वो अपने बदला लेने आया है। बदला लेने आए अगर नीच हाँ, का हुआ। अगर आत्मकारक हुआ, नीच का हुआ तो। तो अगर सर इस वाली लाइफ में भी अगर वो स्ट्रगल ही कर रहा है, मतलब लोग ऐसे लगते कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसके खिलाफ और वो सब, और मार्स ही आत्मकारक है लेकिन नीच अभी नहीं है, ऐसे कैसे? मतलब ये रिलेटेड हो सकता है कि अभी भी कॉन्स्पिरेसी उसके आसपास चल रही है इंसान के? देखो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है कि एक आप होता है सरेंडर का भाव रखो, हाँ एक जी। होता है आप योद्धा का भाव रखो, एक होता है कि आप कहते हो कि मैं अपने मैटर खुद सुलझा लूंगा, आई डोंट नीड एनीवन। और एक आप कहते हो कि ठीक है यार, मैं तो सुलझा सुलझा के थक गया हूँ। जब केतु का टच मिल जाएगा ना उसी मार्स को, तब वो कहेगा मैं सुलझा सुलझा के थक गया हूँ, अब रब रखा। ओके, गॉट इट सर। तब उसको गुरु का और केतु का साथ मिलेगा, गुरु या केतु में से एक का, तब वो रिलीव होगा उस सिचुएशन से। करेक्ट सर, गुरु और करेक्ट। केतु का रिलीव उसको टच दृष्टि मिल जाए या तो तब शांत हो जाएगा, या फिर केतु की दृष्टि मिल जाए, या फिर उसका उसका कंजंक्शन मिल जाए गुरु या केतु का, तब वो शांत हो जाएगा। ओके ओके, और केतु नहीं अभी। मिला तो वो तड़पता रहेगा, फिर वो बदले ले रहा होगा, फिर कॉन्टिन्यूअस वॉरियर की तरह, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको उखाड़ दूंगा, मैं इसको फेंक दूंगा। फिर वो ये इसमें लगाएगा, और जैसे ही आप द व्हाट यू गिव इट इट विल कम बैक। मैं अगर अभी तुम्हारे को गाली दे दूंगा, तो मुझे सामने से गाली दे दोगे तुरंत, क्योंकि अवेकनिंग ऑफ द सोल विच पीपल लैक। बुद्ध जैसे तो बहुत कम है। बुद्ध के ऊपर तो लोग, एक बंदा आया मुंह पे थूक गया, और बुद्ध करेक्ट सर, शांति से आगे चल पड़े। करेक्ट समझ सर। रहे हो? तो वो राइट। वो वो भाव तो आपके अंदर या हमारे में किसी किसी के अंदर है ही नहीं। एक लेवल तक तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ जब लोग ज्यादा ही खींच रहे होते हैं तो। ठीक है ना? अगर आप मेरे को रोज सुनाने लगो, रोज आप मुझे गाली देने लगोगे, तो मैं एक लेवल पे तो परेशान होऊंगा, फ्रस्ट्रेट होऊंगा। और मैं अगर धर्मात्मा हुआ, तो मैं कह दूंगा कि लेट इट बी, हो रखा है, कोई बात नहीं, इनको जो गाली देनी है देने, तो मैं लेता ही नहीं। जो बुद्ध बोलते थे, इन राइट। इनको मुझे जो देना है, मैं लूंगा वही जो मेरे को लेना है। समझ। सिंपल सी चीज। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। बात क्लियर हो रही है? हो गई सर, मतलब ईच जो प्लैनेट है वो पेंडिंग कर्मा जिसका आत्मकारक होगा, पेंडिंग कर्मा लेके ही आएगा ना सर? 100%। और श्योर है। ओके। 100%। और सर। आत्मकारक जो है, आपके पेंडिंग कर्मस या आपकी डीप इच्छा जो होती है, जो दबी हाँ हुई इच्छा होती है, हाँ जी, वो हाँ आपसे जी। करवाएगी पूरी। अच्छा। ओके। आपके मन में कुछ डीप इच्छाएं हैं जो आप पूरी करने आए हो अपने मन ओके, तो अब जैसे सैटर्न ही जैसे मेरा आत्मकारक है, में। और लेकिन वो सिक्स हाउस में बैठ गया है विद नीच का होके, तो हाँ तो मतलब फिर ये विद राहु एंड विद जुपिटर। हाँ तो सर ये अब हाँ तो अब आत्मकारक इसमें निकालो ना। सैटर्न को तुम देखोगे तो सैटर्न क्या है? सैटर्न गिव्स यू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सैटर्न along with the responsibilities, तुम दुनिया को दिखेगा तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत समझदार और बहुत मैच्योर, मगर तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो अंदर अंदर में तुम ही जानती हो, और तुम हाँ वो जी, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। करेक्ट है सर, शेयर नहीं होता, हाँ जी, करेक्ट क्योंकि है। शनि 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 बात नहीं करता ना किसी से। हाँ जी। शनि शनि बैठा ही इतना दूर है, राइट सर। ऑर्बिट से बाहर जाके बैठा है। शनि को लेना देना नहीं है कुछ। ठीक है करेक्ट ना? सर। जब सब ठंडा। हाँ तो बिल्कुल कोल्ड है, तो अब तुम देख लो तुम्हारे अंदर वो चीज वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड पिछले बर्थ की हो रही नहीं हो रही। ये तो शुक्र करो शनि नीच का हो गया। ये तो शुक्र ऊंचो करो वो राहु के साथ बैठ गया, विद जुपिटर ऑल्सो। जुपिटर के साथ बैठ गया, रिलीफ हो गया।
ओके। जुपिटर के साथ ना बैठो, तुम और तड़प रही होती है अभी। तुम तुम ओवर बर्डन फील कर रही होती, तुम फील करती मेरे ऊपर सारी जिम्मेवारी है, मेरा इसलिए जन्म हुआ था। फिर तुम कोस रही होती, कोसने की स्थिति में आ जाती। अभी जुपिटर बैठ गया, राहु बैठ गया, जुपिटर राहु बैठते ही क्या हो गया, आत्मकारक, आत्मा का कारक मतलब जो दबी हुई इच्छा। एज अ रिजल्ट तुम क्या है, गुरु और राहु, तुम ज्योतिष सीख रही हो। सोचो करेक्ट तो, सर। ध्यान से राइट। देखोगे तो सारे रिजल्ट्स कोई निकल के आने वाले हैं। राइट सर। तुम ज्योतिष सीखने में, नहीं तो कोई सोच सकता है तुम्हारे खानदान में कि तुम गगन ज्योतिष सीखेगी? नहीं, किसी को नहीं है। नहीं है। सोचो ना बिल्कुल इस नहीं। बात को, आप सोचो इस बात को। समझ में आ रही है सर। आपसे 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 पहले मुझे मिले तो आपके सिस्टर थे। हाँ जी। वो तो पता नहीं भी कहाँ के कहाँ है। उन मंजोत से तो मेरी कभी बात नहीं हुई। तो हाँ तुम्हारे जी। से तो मैं टच में रहता हूँ हमेशा ही। हाँ जी सर। हाँ जी, करेक्ट सर। तुम सोचो, वो तुम्हारे ग्रह है भाई, वो तुम्हारे प्लैनेट्स है। तुम्हें जो अपनी आत्मा का फूड जो चाहिए होता है वो तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? गुरु राहु से मिल रहा है। गुरु राहु का करेक्ट। कॉम्बिनेशन क्या है? ऑकल्ट साइंसेस है, ओके। हाँ जी। करेक्ट। एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, योगा है, डीप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, आकाशीय जो जो चीजें आकाश। करती है। आकाश रिकॉर्ड्स। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ठीक है ना? करेक्ट अभी सर। समझ आ रही बात है मेरी? हाँ जी सर। सर जी सर, आ रही है सर। तो एक कंसेप्ट और आगे ले। हाँ जी सर। सर। अच्छा, मैं दृष्टि सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ यहीं पे। अब मैंने ठीक है। आपको जो दृष्टि सिस्टम वहां पे समझाया वो तो समझ आ ही गया था आपको। अब क्या हाँ जी। होता है कि जब हम द्विस्वभाव ग्रहों की बात करते हैं, हाँ जी। द्विस्वभाव ग्रह जो होते हैं हमेशा एक दूसरे को दृष्टि देते हैं। मजे की बात, ओ, जो वो स्वभाव। हमेशा, क्योंकि आप जितनी भी द्विस्वभाव कुंडलियां भी देखना, द्विस्वभाव कुंडलियां जो होती हैं सारी की सारी, द्विस्वभाव कुंडलियों के अंदर द्विस्वभाव ग्रहों के सामने 180 डिग्री पे द्विस्वभाव साइन ही बैठा होता है। ओके। तुम एक अपनी दूसरे। कुंडली देख लो एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा। तुम देख लो, 12 ऊपर है, नीचे 6 है सर। सारे द्विस्वभाव नहीं है, हाँ जी सर। चारों के चारों। हाँ जी सर, और और चारों के केंद्र चारों द्विस्वभाव एक दूसरे के सामने बैठे हैं, सामने बैठे हैं सर। है ना? हाँ 3 जी। 6 9 12। 3 मजे 6 की 9। बात देखो, इसलिए हाँ जी। वो दृष्टि जब भी देते हैं एक दूसरे को दृष्टि देते हैं। गेटिंग राइट। माई पॉइंट? करेक्ट सर। तो इसका मतलब जो अब जैसे हमने चर का वो बताया था, अब इसके बारे में आगे जानेंगे, जैसे आगे अभी चर। अभी चलते हैं ना, अभी रखो ना, रुको ना, अभी तुम लोग यहाँ पे, अभी तुमने इतना कैलकुलेट कर लिया, अब तुम मेरे को यहाँ पर इनकी अब्दुल कलाम जी की जैमिनी दृष्टियां कैलकुलेट करके बताओ। अब्दुल कलाम जी की तुम मुझे पहले यहाँ पर फर्स्ट हाउस की दृष्टियां कैलकुलेट करो। इनकी फर्स्ट हाउस की दृष्टियां कौन कौन से घर पे पड़ेंगी, मुझे मार्क करके बताओ। फटाफट से कैलकुलेट करो, आई वांट कैलकुलेशन फ्रॉम योर हैंड। अकॉर्डिंग टू नंबर 4 ना सर, जेमिनी के हिसाब से। हाँ, जैमिनी के हिसाब से अब बताओ। यहाँ पर इनका इनका ये जो साइन है, ये कौन सा साइन है, पहले तो वो निकालो। सर चर है ना, ऐसे वही है ना, मूवेबल है हाँ चौथा। बिल्कुल मूवेबल है, तो और वो कहाँ कहाँ पे चर दृष्टियां स्थिर के डालेगा? स्थिर मतलब इमूवेबल। तो सेकंड, लेकिन बेटा, आपने बेटा सेकंड को, सेकंड को नहीं लेना है, वो सबसे सेकंड को क्लोज में नहीं आ जाए। लेना, वो क्लोज में आ जाए। हाँ तो सीधे फिफ्थ में, 1 2 3 4, फिफ्थ हाउस, हाँ, एट्थ और 11th हाउस। सिंपल है, ठीक है ना? फिफ्थ हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस। बिल्कुल। देखो यहाँ, फिर अगला कौन सा बताओगी? चलो पहले तो हमने निकाल लिया, अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक एक उसकी दृष्टि निकालना जैमिनी के हिसाब से। 8th हाउस के बाद कहाँ आएगी? सर मतलब फिफ्थ हाउस के बाद 8th हाउस आएगा। ये तो फिफ्थ हाउस था ना सर, यहाँ हाँ, पे बैठे, फिर अब 8th हाउस में जाएगा। स्थिर स्थिर, जहाँ पे भी स्थिर साइन आएंगे, फिर ठीक है? हाउस में, फिर 11th हाउस में। ठीक है। अब हाँ तो, जी। और हमने मिस किसको किया? हमने मिस किसको कर दिया? हमने सेकंड हाउस। मिस मिस कर दिया इसको। सेकंड हाउस को मिस कर दिया। ठीक है, क्लियर होगी बात? हाँ जी सर। तो हमने छोड़ा क्यों था, वो मैं भूल गई, हमने छोड़ा क्यों प्रिंसिपल है ना, वो तो प्रिंसिपल है ना। था सर। हाँ वो तो प्रिंसिपल है, देखो प्रिंसिपल तो अप्लाई करेंगे ना, जो चाहे कोई सी भी साइंस हो। हमने छोड़ा हाँ। क्यों था? क्योंकि क्योंकि ये सबसे नजदीक है। इस चर राशि के सबसे नजदीक वाली स्थिर राशि कौन सी है? 5 नंबर। 5 नंबर। एम आई राइट? यही प्रिंसिपल आपको समझाया है? समझाया नहीं समझाया? बताओ हाँ जी। जी सर, समझाए समझाए।
ठीक है। अब तुम मुझे एक काम करोगी, अब तुम मुझे इसके द्विस्वभाव दृष्टि बताओ इस वाले प्लेनेट की, ठीक है ना। मैं बाकी का सब इरेज करता हूँ यहाँ से। ये तो जी हमने सर। दृष्टियां निकाल ली वहां की ना, ठीक है ना। एक मिनट रुको। अब तुम मेरे को ये यहाँ तक का आपने रिजॉल्व कर लिया, हाँ ठीक है ना। जी सर। अब तुम मुझे दृष्टि सिस्टम बताओ इसका, यहाँ पर जितने भी ग्रह बैठे हैं ये कहाँ पे दृष्टि देंगे, या ग्रह तो दृष्टि देते नहीं, सॉरी, ये वो साइन दृष्टि देता है, तो साइन कहाँ कहाँ पे दृष्टि देगा मुझे सर, बताओ। द्विस्वभाव का आपने कहा था, द्विस्वभाव वाले द्विस्वभाव को ही सीधे देते हैं। हाँ तो पहली दृष्टि इसकी कहाँ चली जाएगी। ना ये सर नाइन्थ हाउस में भी जाएगी। हाँ जी। ये थर्ड हाउस में। सिक्स्थ में, नाइन्थ में। देखो तीन ध्यान से छह नौ देखो, अभी ना एक सर। काम करता हूँ, मैं पुराने वाला हटाता हूँ एक मिनट को, फिर तुम्हारा क्लियर होगा। हाँ जी सर। इसको मैं हटा ओके। देता हूँ, पुराने इसमें वाली सर दृष्टि। हाउसेस नहीं देखने, इसमें जहाँ पे 3 6 9 12 आएगा वहां पे देखना है ना सर। बस सिंपल, 3 6 9 12 जहां जहां पे भी आ रहा है वहां पर दृष्टियां उसकी चली जाएंगी, ठीक है ना। ठीक। 6 नंबर कहाँ कहाँ देखेगा आप, देखो तुम। एक तो 6 नंबर, 12th हाउस देखेगा। 12th हाउस में देखेगा क्योंकि नंबर 3 है। फिर 6 तो ऑलरेडी है, फिर 9 मतलब 6th हाउस में। और 12 मतलब 9 हाउस में। ठीक है, ठीक है यहाँ सर। तक का दृष्टि सिस्टम क्लियर हो गया। हाँ जी सर। सामने सामने देखते हैं। ठीक है ना। अब हम दृष्टियां निकालेंगे किनकी, स्थिर वालों की निकालेंगे, चलो ठीक है। फिर जो होगा वो चर को देखेगा, आपने लिखवाया है वेरी नेक्स्ट। बिल्कुल जी, जो मैंने आपको लिखवाया है वही मैं आपको यहाँ पे बताना है, जो आप लाइव निकाल रहे हो यहाँ पे बैठ के सारे, साथ साथ जेमिनी सिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा अब क्या करूंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली अपनी कुंडलियां खोल लो, अपनी दृष्टियां निकालते जाओ बैठ के, ठीक है ना। आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स पता लगेंगे। रिजल्ट्स सर जो है मैच एंड मिक्स होंगे आपके काफी हद तक। पराशर वाले प्रिंसिपल्स बहुत, मतलब जो आपको इनके स्पेसिफिक प्रिंसिपल अलग करके बताए बस वो अलग है, बाकी पराशर का थॉट प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या था ना, जेमिनी जो है उन्हीं के वो जो लीनेज में आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो हाँ जी। लीनेज जो है सेम है, उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन की थी पराशर की एक्चुअल में, बहुत डीप में देखोगे तो, ठीक है। राइट। चलो फिर अब मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है ना। अपना अब हम एट्थ हिसाब से यहाँ पे मेरे को दृष्टियां निकाल के दिखाओ भाई। अब ये स्थिर है, ये भाव, ठीक है ना। इस हाउस फिर की है। मुझे दृष्टियां निकाल के बताओ कहाँ कहाँ पड़ेंगी। पहली दृष्टि बोलो कहाँ पड़ेगी। सर नजदीक जहाँ वाला छोड़ देना, नजदीक वाला छोड़ देना, इसके सबसे नजदीक वाला जो भी चर साइन है उसे छोड़ देना। सर 8 से वाला तो नजदीक साइन जो होगा वो 5 होगा, या 2 होगा, या 11 होगा ना सर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो इस वाले हाउस की, इस वाले हाँ हाउस जी। की तुम्हें मुझे दृष्टि निकाल के बतानी है। राइट सर। अब तो इसके पास सबसे क्लोज पहले चर साइन कौन सा है उसको छोड़ देना है, बाकी छोड़ दे जितने भी चर साइन है उनकी दृष्टियां निकाल। तो बचेगा ना वो। हाँ जी। ओहो। अच्छा। तो वो एक नंबर, मतलब जहाँ फर्स्ट एक नंबर को देखेगा सर, जहाँ पे एक होगा। तो मतलब वो 10th हाउस देखेगा ना सर। ये लो, सॉरी एक सेकंड 10 में, 10th हाउस। एक सेकंड में ये हाँ लगा जी। देता हूँ। 10th हाउस, फिर जहाँ पे नंबर 4 है, दैट इज फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आपका चर साइन है ना, हाँ जी सर। ठीक है। 4 है जी सर। और ये 7 को नहीं देखेगा क्योंकि ये बिल्कुल नजदीक है, तो वेरी 4th गुड। देखेगा। तो और 10, नंबर 10 दैट मीन्स 7th हाउस को देखेगा। सिंपल, बहुत बढ़िया, ये आपने सॉल्व कर दिया, मैटर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा। अब आपको दृष्टियां निकालनी आ गई हैं, और आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुंडलियों में दृष्टियां सारी सिस्टम निकाल ली है कि कौन सा घर की जो दृष्टियां वो कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, ठीक है ना। अब सर आप देख इसे लो। चेक भी होगा ना, जैसे अभी जैसे जहाँ पे नंबर 8 है जो स्थिर का है, वो 7वें में देख रहा है। 7वें हाउस में अपने 7वें में उस। देख रहा है, 10वें में देख रहा है, और पहले में देख रहा है।
अब देख अब देखते हैं यहाँ पे ये जो हाउस था, ये तो जो फिफ्थ हाउस था, फिफ्थ हाउस किन किन चीजों का है? सबसे पहले फॉरमोस्ट फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का है। एजुकेशन, ठीक है, क्रिएटिविटी। आपकी संतान का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। जी। ठीक है। एज हाँ अ जी। रिजल्ट उनकी संतान तो चलो थी नहीं, बिकॉज यहाँ नहीं। पे देखो कहीं ना कहीं एट हाउस के अंदर नीच का चंद्रमा भी बैठा है, एनवायरनमेंट खराब रखा है, और 8 नंबर अपने आप में पीड़ा होती है, प्रॉब्लम होती है, मैं राइट? इतना तो सब हाँ। जानते हो। एट हाँ नंबर जी। मतलब प्रॉब्लम्स, मतलब स्ट्रगल्स ऑफ द लाइफ, वो तो होता ही होता है। ठीक है ना। अब करेक्ट। ये यहाँ से बैठकर ये जो ग्रह, ये जो साइन है, ये दृष्टियां दे रहा है इनके 7वें घर पे। अब 8वें साइन ने जब 7वें घर पे दृष्टि दी तो वाइफ खत्म होगी। ठीक है ना। 8वें घर ने जब 10वें घर पे दृष्टि दी, मगर यहाँ पे अच्छी चीज क्या थी, यहाँ पर इनका एनवायरनमेंट फिर मंगल का मिल गया, मंगल के ऊपर दृष्टि दी, तो इनको पूरा का पूरा डीआरडीओ, डिफेंस, मिसाइल्स, उस लेवल पे इनको पूरा कर्म में झोंक दिया। ठीक है, इनकी एजुकेशन सारी कर्मों की तरफ डेडिकेट होगी, और फिर सेल्फ, यहाँ से जो दृष्टि की सेल्फ पे गई। इस बंदे ने सारी जिंदगी जो है अपने काम के अलावा किसी को तवज्जो नहीं दिया। अब ये मैं आपको व्याख्यान करके बता रहा हूँ कि जेमिनी के हिसाब से जब मैं व्याख्यान करता हूँ कि मान लो इस साइन की दृष्टियां यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी, तो इनके व्याख्यान क्या निकले? तो ये इनके व्याख्यान है, इनके रिजल्ट्स आपको आउटपुट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जय पराशर को भूल जाओ, कंफ्यूज मत हो, पराशर को बिल्कुल भूल जाओ, नील कर दो, बस यहाँ से ये देखो। ठीक है ना। फिफ्थ हाउस की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, फिफ्थ साइन की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, वो उनके इम्पैक्ट मैंने आपको जो ये बताए हैं। जब यहाँ देखा तो वाइफ खत्म, वाइफ वाला रिलेशनशिप वाला। हालांकि वो बात अलग है कि इनकी वाइफ होती तो ये उसको लेके, या हो सकता है इनके मन में, हमें नहीं पता ना, हो सकता है इनके मन में बहुत ये एक वो मन में हो चीज कहीं ना कहीं, मगर ये नीच के मून की वो एफ्लिक्शन है। तो वो जो डिजायर का लेवल जो है कम हो गया, मतलब इच्छा होगी मगर बहुत कम रहेगी। एज अ रिजल्ट 8 नंबर है, 8 नंबर का मतलब क्या, पीड़ा। तो कहीं ना कहीं उनको एक मन में शायद रहता होगा थोड़ा बहुत कि यस होती तो चलो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे मार्स का इन्वायरमेंट है 10वें घर में। तो फिर यहाँ पर इनका पूरा फोकस डीप चला गया, एजुकेशन, इनकी शिक्षा, 5वां घर शिक्षा का भी है। एज अ रिजल्ट ये इधर आ गया व्याख्यान के तौर पे। आप देखिए इस हाउस को किस तरह से सपोर्ट किया फिफ्थ हाउस ने 8th हाउस को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। फिर फिफ्थ हाउस, क्योंकि मार्स का हाउस है, तो यहाँ पे गुरु की तरफ देखा। जब मार्स ने यहाँ पर जब गुरु की तरफ देखा, इस साइन ने, 8th साइन ने, तो एज अ रिजल्ट गुरु यहाँ पे खुद बैठे ही हुए हैं। ठीक है ना। हाँ जी। गुरु खुद शिक्षा का कारक भी है, और 5वां घर भी शिक्षा का कारक होता है। और अभी आपको मैंने वहाँ पे दिखाया प्रिंसिपल्स के तौर पे कि ये वाला जो हाउस, ये वाला जो है इनका, अभी हमारे को चंद्रमा की वो तो याद नहीं है मेरे को कौन सी है, क्या थी सिचुएशन। बट आई जस्ट मीन टू से कि आप ये देख लो कि ओवरऑल जो फिफ्थ हाउस का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से इनके ऊपर पड़ा। मतलब इनकी जो शिक्षा थी, इनका जो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस था, इनका जो पूरा ओवरऑल जो सब कुछ, मतलब जो कह लो कि डिफेंस डिफेंस यानी कि जितना इनके अंदर फूट फूट की इच्छा भरी थी अपनी एजुकेशन और उसको यूज करने के लिए अपने डेवलपमेंट के लिए, वो उन्होंने किया। ये सेल्फ की बात भी करता है। उन्होंने सारी जिंदगी बात किसकी करी? हमेशा आर्मी, एम्यूनेशन, डिफेंस, इन्हीं चीजों की बात करी, मगर पॉजिटिव सेंस में करी, क्योंकि गुरु बैठा उच्च का, पॉजिटिव राइट। सेंस में, देश को राइट। बचाने के लिए। ठीक है ना। तो राइट। ये सारा व्याख्यान हो गया, ये सारे कैसे हमने बिल्कुल कुंडली को पूरा का पूरा जेमिनी को भी मैं आपको लाइव अप्लाई करता हुआ दिखा रहा हूँ, सारी कैसी चीजें अप्लाई हो रही है। टीसा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ तक में? आप कितना संतुष्ट हैं, या आपके कोई प्रश्न है तो मेरे को बताएं। नहीं सर, मैं मेरा कोई प्रश्न नहीं क्या वो आज मूड ऑफ है क्या तुम्हारा? है। नहीं सर, अच्छा मैं वही उनकी वही दृष्टियां ही निकाल रही थी अपनी उसमें। अच्छा अच्छा, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ आ रहा है बिल्कुल। जी सर। ठीक है, सर राइट। इसमें जेमिनी में सिर्फ 7 ही हाउस देखेंगे ना? हाँ, सात सात कारकास के बेस पे सारी लाइफ डिस्क्राइब की जाएगी, 7 सात कार, कारकास के। तो हम कारक बोलेंगे, हाउस नहीं बोलेंगे, भाव नहीं बोलेंगे। भाव नहीं बोलेंगे यहाँ पे, वैसे वैसे इसके अंदर भाव और राशि का ही ज्यादा गेम रहता है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना, ये रहता है सिस्टम। चलो राइट एक सर। कंसेप्ट और बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना, मैं आप लोगों को फटाफट से एक काम करता हूँ। मैंने आपको दृष्टियां सिखाई, मैंने आपको कारक सिखाए आज जेमिनी में। ठीक है। अब मैं आपको सारे के सारे 12 के 12 राजयोग, 12 13 के बल्कि ज्यादा है, 13 14 है, उन सबके कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, तुम अपने नोट्स बना लो। हालांकि मैंने तुम लोगों को नोट्स रेडीमेड भी भेज दिए, मगर मैं समझा देता हूँ। आदत ठीक है होगी सर। है। आदत होगी सर आपको सुन के समझने की। हाँ वो कोई बात नहीं, तभी कह रहा हूँ समझा देता हूँ मैं फिर भी। ठीक हाँ है। जी सर। हाँ जी सर। चलो अब तुम नोट करते जाओ।
हाँ जी सर। देखो, तुम्हारी कुंडली में तुमने सारे कारक निकाल लिए, अभी तुमने अपनी अपनी कुंडली में सबने निकाले, और हाँ जी। अब्दुल कलाम जी की कुंडली में निकाले। ठीक है, अब तुम एक काम करो, मैं योग बता रहा हूँ, तुम अपनी कुंडली में योगास को टेस्ट करो, मैं तुम्हारे को 12 तरह के राजयोग बता रहा हूँ। ठीक है, नोट करो। कॉम्बिनेशन ऑफ अमा देखो, पहले आत्मकारक से प्लेनेट से योगास बनेंगे, फिर अमात्य कारक से योगास बनेंगे, ठीक है, फिर पुत्र कारक से योगास बनेंगे, एंड देन फिर लास्ट में जो है आपका क्या नाम है, ये दर कारक से योगा बनेंगे। तो इनसे कौन कौन से योगा बनेंगे और कितने कितने बनेंगे वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस नोट करवा दूंगा। ठीक है ना, चलो बताऊं आगे। पहले हाँ ऊपर जी। लिख लो, हेडिंग डालो आत्मकारक, हेडिंग डालो योगास बाय आत्मकारक, योगास बाय आत्मकारक। ठीक है ना, हाँ जी। योगास बाय आत्मकारक, इस चीज को डाल लीजिए आप। तो आत्मकारक जो है वो आपके कौन कौन से जो है रिजल्ट्स देंगे, कौन कौन से वो बनाएंगे, उनको अपन ध्यान देते हैं। ठीक है, आत्मकारक प्लस अमात्य कारक ग्रह जब एक साथ बैठते हैं, जैसे अभी वो टीसा की कुंडली में निकल के आया। ठीक है ना, अब ये जो होते हैं ये कंजंक्शन होते हैं, मतलब कंजंक्शन मतलब आपस में कंजंक्ट कर रहे हो, या फिर आपस में इनका दृष्टि एक्सचेंज हो। टीसा के केस में अभी हमने पीछे कुंडली में देखा, टीसा ने बताया इकट्ठे बैठे फोर्थ हाउस के अंदर, तो वो कंजंक्शन था। ठीक है ना, बाकी कंजंक्शन पे वही रूल लागू होता है कि 8 डिग्री से ज्यादा का कंजंक्शन होगा तो वो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, 8 डिग्री से और क्लोजर होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। वो प्रिंसिपल तो वही वाला प्राशर वाला लगेगा। हाँ मगर जी। अब आपकी कुंडली में अपना आत्मकारक निकालो, अमात्य कारक निकालो, उन दोनों को अगर आप देखोगे वो कहीं एक साथ बैठे हैं या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, तो वो एक पावरफुल राजयोग है, नंबर 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी कुंडली में आप ये चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में आत्मकारक और पुत्र कारक का कॉम्बिनेशन बैठा है क्या, चेक करो। आत्मकारक और पुत्र कारक का कॉम्बिनेशन बैठा है, या फिर उनकी आपस में या तो कंजंक्शन है या दृष्टि संबंध है। ठीक है, समझ आ रही बात। और ये जो दृष्टियां है, मैं जैमिनी वाली दृष्टि की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पराशर वाली दृष्टि की बात नहीं कर रहा, जैमिनी वाली दृष्टि की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक राइट है, सर। हाँ, तो उनका कॉम्बिनेशन निकाल लो जरा। ठीक है ना, आत्मकारक और पुत्र कारक का कॉम्बिनेशन सेकंड नंबर पे, ये मैं आपको जो मैं ये जो राजयोगास बता रहा हूँ, इन राजयोगास को आप इनकी पावर भी ऐसे लेना, कौन सा मोस्ट पावरफुल है, फिर सेकंड पावरफुल है, फिर थर्ड पावरफुल है, फिर फोर्थ पावरफुल है, मैं आपको क्रोनोलॉजिकल सीरीज में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पावरफुल तो आत्मकारक प्लस अमात्य कारक, सेकंड पावरफुल विल बी आत्मकारक प्लस पुत्र कारक। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशंस बैठे हो, कंजंक्शन या दृष्टि। फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका आत्मकारक प्लस लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस, कुंडली के अंदर तुम्हारे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और आत्मकारक का कॉम्बिनेशन बैठ जाए। ठीक है ना, तो वो थर्ड लेवल पे पावर हाउस एक राजयोगा बनाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अगेन द सेम थिंग गोज, आइदर इट शुड कंजंक्टेड और इधर शुड बी दृष्टि संबंध एस्पेक्ट शुड बी देयर। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, यस सर। फिर आएगा कि आत्मकार का प्लस दरकार का, ये चौथे नंबर का योग है। आत्मकार का प्लस दरकार का, आपकी कुंडली में कोई आत्मकार का एक दरकार का, अगर वो इकट्ठे बैठे हैं कंजंक्ट कर रहे हैं, तो ये चौथे नंबर पे ये बहुत पावरफुल योग है। इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो योग बने आपके, ये बने सारे के सारे आत्मकारका से 4 योग डेवलप हो गया है। ठीक है, गॉट इट। ये हाँ जी। कैटेगरी नंबर 1 है। हाँ देन जी। कैटेगरी नंबर 2 पे चले जाते हैं। ठीक है, कैटेगरी नंबर 2 में जो अब राजयोगास डेवलप होंगे वो होंगे अमात्य कारक से सारे के सारे। राइट, तो अमात्य कारक से पहला राजयोग कौन सा बनता है, अमात्य कारक का प्लस, तुम ऐसे लिख लो, AMT अमात्य कारक का प्लस आत्मकार का, ये योगा तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। तो अमात्य कारक का प्लस आत्मकार का, ये एक योगा हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। राइट सर। सेकंड नंबर पे आपका आएगा अमात्य कारक का प्लस लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस। ठीक है, अमात्य कारक का प्लस लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे आपका आएगा अमात्य कारक का प्लस दर कारक का कॉम्बिनेशन। एंड फोर्थ नंबर पे इसमें आएगा अमात्य कारक का प्लस पितृ कारक का। ठीक है ना,
आइडियली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 योग नहीं बने, यहाँ पे 3 योग ही बने हैं, पर मैंने आपको 4 लिखवा दिए क्योंकि एक योग मैंने पिछला रिपीट कर दिया। हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है सर। ना? तो करेक्ट। आपके पास अभी 3 योग नए आए हैं, अमात्य कार का प्लस फिफ्थ कार का। ठीक है ना? दिस इज द न्यू न्यू योगा। ठीक है। देन आपके पास आया अमात्य कार का प्लस दर दर कार का, फिर आया आपके पास अमात्य कार का प्लस पुत्र कार का। ठीक है, राइट। तो आपके पास यहाँ से 3 नए योग निकल के और आ गए आपके पास, राइट ना? चलें आगे बढ़े। हाँ जी सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं पुत्रकार का प्लैनेट्स कैटेगरी पे। पुत्रकार से भी कुछ योगास डेवलप होंगे। ठीक है ना? जिसमें 2 तो आप पहले ही समझ समझ चुके हो, 2 तो पहले ही रिपीट हो जाते हैं। मैं आपको बोल देता हूँ, पुत्रकार का प्लस आत्मकार का, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ऊपर ऊपर बना था ये योग। ठीक है। इसके आगे आप चाहो तो ओल्ड लिख लो, ओल्ड। ठीक है, फिर पुत्रकार का प्लस अमात्यकार का। ठीक है, पुत्रकार का प्लस अमात्यकार का, ये कॉम्बिनेशन आपने अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर। ठीक है ना? ये 2 कॉम्बिनेशन तो ओल्ड में आ गए। अब नए कॉम्बिनेशंस को समझो। अब क्या आया? पुत्रकार का प्लस दरकार का, पुत्रकार का प्लस दरकार का, राइट। पुत्रकार का प्लस लॉर्ड ऑफ फिफ्थ कार, फिफ्थ हाउस। तो आपको यहां से भी 2 नए योगास डेवलप होके मिल गए। एम आई राइट? राइट सर। ठीक है, क्लैरिटी है ना बिल्कुल? हाँ जी सर। अब हम अपनी लास्ट कैटेगरी के ऊपर, लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट कह लो, पर अब अभी हम एक एक कैटेगरी और उठाएंगे जिसका नाम है दर कारक। अब दर कारका से भी हमारे को एक नया योग मिलेगा। ठीक है, बाकी पीछे वाले योगास तो है उसको मैं भूल जाता हूँ। दर कारका से हमारे को एक योग जो मिल रहा है, वो मिल रहा है दर कारका प्लस लॉर्ड हाउस ऑफ फिफ्थ। फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है प्लस दर कारका इज इक्वल टू अनदर राजयोग। क्लियर बात यहाँ तक की? अब हाँ ये जी सर। सारे राजयोग जब आपको मिलेंगे तो ये अलग अलग फॉर्म में सर्व कर रहे होंगे, और जैमिनी सूत्रम जिस रिजल्ट को अचीव अपने तरीके से कर रहे हैं, वो रिजल्ट आपको पराशर से मैच होता हुआ मिलेगा। वो पराशर में वहां पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। मजे की बात ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को पराशर आता ही नहीं है ना, क्योंकि पराशर इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ मोर डिफिकल्ट सिस्टम ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है ना? एंड इन कंपैरिजन टू दिस वन, यू नो दिस वन, ये जैमिनी सूत्रम इज फार मच सिंपलर एंड बेटर। मगर एक बात तो, जैमिनी सूत्रम के जो प्रिडिक्शंस तुम तोड़ तभी पाओगे जब तुम एक्चुअल में पराशर के सूत्रों में स्ट्रांग होगे। ये एक खास बात है। अभी बात समझ आ रही है मेरी आपको, आप लोगों को? हाँ जी सर। चलो, अब मैं चलता हूँ कुछ और योगास के बारे में, आपको कुछ अच्छे से योग और बताता हूँ। कुछ एक्सेप्शन लिखो, अब लिखो एक्सेप्शंस इन योगा, एक टर्म डालो, एक्सेप्शंस इन योगा लिखो जरा। तो दर कारका का सिर्फ एक ही आएगा, दर एक ही कारक और एक फिफ्थ एक हाउस? एक एक ही एक ही टीचर जी, एक। ठीक है ना? आई होप गेटिंग द क्लैरिटी ना? हाँ जी सर। चलो, सर। है मजा। वो भी टीसा कर रही थी ना, तो मैंने भी कर दिया। कैसे होता है ये? मुझे बताइए। तो मैंने कहा चलो मैं भी दिखाता हूँ एक बार लगा के। अच्छा था ना अवतार? हाँ जी सर। चलो, बढ़ो आगे। हाँ जी सर। एक्सेप्शंस में कर रहे थे हम। चलिए, अब हम जा रहे हैं एक्सेप्शंस के अंदर, इसको नोट कर लो। वेन एवर, लिखो जरा, देर इज वेन एवर देर इज दृष्टि, दृष्टि हिंदी में दृष्टि, और एस्पेक्ट ऑफ 4 प्लैनेट्स ऑन मून। मतलब शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में पकड़ लो, चंद्रमा के ऊपर जब 4 ग्रहों की दृष्टि एक साथ पड़ जाएगी और वो चारों ग्रह शुभ ग्रह होंगे, तो वो एक तरह का एक्सेप्शनल राजयोगा प्रमोट कर देगा। क्योंकि चंद्रमा जो है
कहीं ना कहीं एक सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं तो मन अच्छा तो सब अच्छा है। सिंपल सी चीज है। जिस दिन तुम्हारा मूड अच्छा होता है ना, उस दिन तुम यू विल बी द किंग, यू विल बी द क्वीन। सारी दुनिया की तेल लेने, तुम अपना मौज में हो। तो वो चीज है। तो अब ये जो दृष्टि होती है ना, अगर ये क्रूर ग्रहों की पड़ती है चंद्रमा के ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर दुखी रहता है, परेशान तो रहता सर है। हम इसको कैसे फ्रेम करेंगे, whenever there is aspect of four or more planets on moon? मोर नहीं होगा, 4 प्लैनेट्स का ही बोला गया है। Four planets. हाँ, जो टेक्स्ट बोलते हैं, जो क्लासिक्स बोलते हैं, जो प्रिंसिपल बोलते हैं, 4 प्लैनेट्स की बात करते हैं। मगर ये चीज चीज देखने वाली है कि वो जो 4 ग्रह हैं चंद्रमा के ऊपर, मान लो राहु केतु शनि की दृष्टि आ गई और साथ में सूर्य की दृष्टि आ गई, तो हो गया काम। फिर तो कांड हो गया। और अगर ये पॉजिटिव ग्रहों की दृष्टि आ गई, गुरु की आ गई, ठीक है ना, और आपका बुद्ध की आ गई। बुद्ध की तो नहीं बोलूंगा मैं एग्जैक्टली, बुद्ध की इतनी अच्छी नहीं होती मगर ठीक बुरी भी नहीं होती। ठीक है, मान लो उच्च का बुद्ध हो, उच्च का गुरु मतलब, या उच्च का सूर्य हो, इस तरह के ग्रहों की दृष्टि आ जाती है। ठीक है ना। देन जुपिटर की तो डेफिनेटली अच्छी होती है, गज केसरी योग फॉर्म कर देती है। ठीक है ना। ऐसी कोई दृष्टि जब मिल जाती है चंद्रमा को, तो वो एक तरह का एक्सेप्शनल है, राजयोग माना जाता है, राइट। राइट सर। फिर एक राजयोग और जैमिनी सूत्रम में बोला गया है, ठीक है ना। वो बोला गया है कंजंक्शन ऑफ वीनस एंड मून, जो मैंने आपकी तीसा की कुंडली में आपको बताया था, आरोपित करके, मतलब इम्प्लीमेंट करके, है ना। राइट सर। तो अभी तीसा के पास है तो बहुत कुछ, ये बताती नहीं है। ठीक है ना। टीचर जी। है तो इसके पास बहुत कुछ, ऐश तो कर रही है ये, मगर हमें नहीं बताएगी ये। ठीक है। टीचर जी बी लाइट टुडे, इट्स फाइन। क्या कह सारी रहे हो? टेंशन भूल जाओ, मैं कह रही बी लाइट टुडे, टेंशन भूल जाओ। अब भाई, टेंशन है टीचर जी आज। आज तीसा का मूड थोड़ा सा खतरनाक है। हम्म। कोई बात नहीं, अपन उनसे पंगा नहीं लेते ज्यादा। ठीक है। चलो, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग अहेड विद द थिंग्स। हाँ अब जी सर। मैं तुम्हारे को आगे के जो कुछ कंसेप्ट है वो अभी करवा दूं क्या? सर कभी और करा लें हम। एक एक छोटा सा कंसेप्ट और करा देता हूँ, आरुद्र लग्न का, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है बिकॉज सर। वो क्या होता है ना कि, मतलब अगर आप ये बोलना चाहो कि कोई व्यक्ति आपके बारे में सोचता क्या है, और आपका जो इमेज है, आपका जो सोशल स्टेटस है, मान लो शाहरुख खान, शाहरुख खान है, शाहरुख खान क्यों शाहरुख खान है, फॉर एग्जाम्पल, भाई उसके आरुद्र लग्न में ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं कि उससे वो ऐसा काम करवाते हैं कि लोग उसका इतना प्रेज करते हैं, उसका हाईएस्ट स्टेचर है, राइट, इन हिज डोमेन, ही इज अ डेकोरेटेड एक्टर। ठीक है। हम्म। एक एक मतलब हाई रेटेड गंधर्व है वो इस समय पूरे वर्ल्ड में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या है, रेपुटेशन। आप और मैं तो नहीं है, हाई रेटेड गंधर्व। ठीक है ना। और हाई रेटेड गुरुज की बात करेंगे तो ओशो हो गए आपके। आप सदगुरु को चलो अब इस कैटेगरी में ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना। आपके जो कुछ इस्कॉन के कुछ अच्छे अच्छे गुरुज हैं, ठीक है ना, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड उनको आप देखिए। तो आप इस तरह से चीजों को देखेंगे कि कौन से डोमेन में कौन लीडर है। तो वो जो चीज होती है वो बन के कैसे आती है, वो आपकी होती है, देर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड आरुद्र लग्न। क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी कॉल्ड आरुद्र लग्न। अब ये आरुद्र लग्न का एग्जाम्पल मैं आपको, सिंपल सी चीज है, अपने अब्दुल कलाम जी की कुंडली से दे देता हूँ। बिकॉज देखो, 2 घंटे का सेशन जरूर हो गया, मगर इस सेशन में इतनी भर के वैल्यू है कि पूरी जेमिनी मैंने कवर कर दिया आज। अभी बस छोटे छोटे 2-4 कंसेप्ट और बचे हैं। एक चर दशा का, एक देखियो इसके अंदर विंशोत्ति दशा नहीं लगती, इसके अंदर चर दशा लगती है, तो उसका कंसेप्ट रह रहा है। और एक कारकांश क्या होते हैं, कारकांश मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है। और एक दो छोटे कंसेप्ट और है वो बताऊंगा, मगर ये मैंने ब्रॉडली अगर आपको बोलूं तो मैंने 75% या 80% आज जेमिनी एक ही लेक्चर में पूरी वाइंड अप तो नहीं बोलूंगा, वाइंड अप तो हो ही नहीं सकती, बट आई मीन टू से कवर करने की एक छोटी सी एफर्ट की है। ठीक है, राइट। टीसा, राइट। आर यू विद मी? शुड आई टीच द कंसेप्ट ऑफ आराध्य लग्न? लास्ट कंसेप्ट ले रहा हूँ, फिर आज की क्लास को एंड कर दूंगा। ठीक है ना। और उसके बाद तुम्हारे एग्जाम की बात भी हो रही थी भैया, तुम्हारा एग्जाम एक मुझे रखना है। अगले वीक में तुम्हारा एक एग्जाम होगा, जो मैं पेपर डिजाइन कर लूंगा, और उसको हम, वो इंटरनल एग्जाम है जिसके मार्क्स हमारे को इंटरनली लेके यूनिवर्सिटी को सबमिट करने हैं आपके, राइट। दैट वी विल डू। तो उसमें कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। मैं क्वेश्चंस वगैरह जो है आपको, जो मैंने आपको जितने पढ़ाए हैं उसी में से दूंगा सारे।
राइट। तो चिंता ठीक वाली है कोई बात नहीं है। तो एमएससी का एक इंटरनल एग्जाम जो अपना यूनिवर्सिटी को अपने को सबमिट करना है, उसके मैं अगले वीक में अपन प्लान कर लेंगे। इन बिटवीन सर। रिटन एग्जाम। 1 से 1.5 घंटे का ऑनलाइन बस टाइम निकाल के। ओके सर। ठीक है। तो शाम को चलो, ही होगा। अरे जब तू बोलेगी तब कर देंगे यार, क्यों टेंशन लेती है। ठीक है ठीक है। सर। ठीक। चलो ठीक है, मैं अभी आगे चल रहा हूँ बच्चों। अब हम करेंगे क्लियर यहाँ पे फटाफट से आरद्र लग्न का कंसेप्ट। और एंड आरद्र लग्न बेसिकली डिसाइड्स योर public stature, public reputation, your lot of important things will be taken care by this Aradra Lagna, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अरुद्र लग्न का एग्जाम्पल लेता हूँ अब्दुल कलाम जी की कुंडली के साथ। तो अब्दुल कलाम जी की कुंडली में यहाँ पर ये जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड कौन है भाई, ये बताओ मुझे तुम लोग। वैसे तो मून है ना सर। हाँ वैसे क्या, ऐसे भी मून ही सर मून है ना। तो अब मून है मून कहाँ बैठा है। सर फिफ्थ हाउस में। तो तो आपके, फिफ्थ हाउस में हाँ, उसके साथ बैठे हैं वो वृश्चिक उसके साथ। डन डन डन, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा, यहाँ पे ये मून बैठे हैं। डन। ठीक है ना। अब मून जो है यहाँ से कितने हाउसेस आगे बैठे हैं, ये देखो, आप कंसेप्ट लगाओ। आप लोग साथ में अपनी कुंडली खोल लेना सारे लोग पांच जितने। पांच गिन, houses आ गए। 5 हाउस गिन लेता हूँ, फिर भी गिन के बता देता हूँ, लोगों को आसानी रहेगी। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने 5 घर गिन लिए ना। ठीक है, हाँ तो जी मेरे को लगा कि ये जो गैप है फ्रॉम दिस हाउस टू दिस हाउस इज 5। एम आई राइट। राइट सर। अब ये जो गैप जो 5 का है, इसी गैप को मैं आगे लेके जाऊंगा। अब मैं यहाँ से गिनना स्टार्ट करूंगा 5। ठीक है, यहीं से गिनूंगा मैं 5। 1 2 3 4 एंड 5। एज अ रिजल्ट, अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि अब्दुल कलाम जी की आराध्य लग्न क्या निकलेगी, तो आप क्या बोलोगे। मीन। 100%, मीन 12 नंबर। 100% मीन निकलेगी। और जब वो मीन निकलेगी तो एज अ रिजल्ट आपको क्या क्या करना है। अब मीन को आप अगर कुंडली इसको लगन बना लेंगे, फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद जितने भी ग्रह जिस भी राशि में बैठे उनको सेम अगर प्लेस कर देंगे, ठीक है ना, तो आपके सामने इनका एल यानी कि आरद्र लग्न जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है ना, इनका आरद्र लग्न ए एल, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ए एल। ये देख लीजिए ए एल इनका क्या निकल के आया, ये रहा। क्लियर आई बात। तो आगे। दिस इज द प्रोसेस टू गेट द आराधना लगना। अब इसके बेस पर आप आगे के प्रिंसिपल्स जब लगाओगे, तो आराधना लगन के बेस पर जब आप प्रिंसिपल्स लगाओगे, तो आपको उस व्यक्ति का जो सोशल स्टेटस, उसके कर्म भूमि, उसका सोशल स्टेटस, और वो कितने हाई स्टेचर को लाइफ में अचीव करता है, उसके अचीवमेंट, वो मतलब कहाँ तक जाएगा, कौन सी कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, वो आप इस कंसेप्ट से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर। ये आज का अच्छा। लास्ट कंसेप्ट था वैसे। ठीक है। बस। हाँ जी सर, इसमें सर वो जैसे इनका मीन लगा नाइन्थ हाउस में निकला, तो नाइन्थ हाउस से ऊपर सोचो राहु में आ तुम गया। तुम सोचो ना। हाँ, तो 9th हाउस में राहु आ गया एज अ रिजल्ट। टेक्नोलॉजी के ऑपरेट नहीं करते थे खतरनाक तरीके से। यस सर। यस। अब पूरी गेम दूसरी तरह से चलेगी। क्योंकि अब यहाँ पर ये वाली जो रात लग्न जो बताएगी, ये सिर्फ और सिर्फ इनके कर्म भूमि, इनके कर्म के करने के तरीके को, इनके वर्किंग स्टाइल को, इनकी रेपुटेशन, इनके सोशल अचीवमेंट्स को, उन सबको बताएगी अब। राइट सर। अब ये जो है, आप नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, मैंने आज 80% जैमिनी कर लिया है। जिन लोगों को राइट। इच्छा हो पूरी कंप्लीट करनी है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा जैमिनी कवर करूंगा। ठीक है, वो पार्ट थोड़ा छोटा होगा बिकॉज मैंने आज का पार्ट बहुत लंबा लिया है। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ, आई ट्राई किया तो उसको मैं 2 पार्ट में रिलीज कर दूं, नहीं तो एक पार्ट में रिलीज कर दूंगा। बट दिस दिस विल बी अ काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर फ्रॉम माई एंड, वेयर एंड यू कैन गेट द वेरी मच कोर कंसेप्ट ऑफ, आपको समझ आएंगे जैमिनी सूत्रम के। ठीक है ना। जैमिनी सूत्र। करेक्ट सर, करेक्ट सर। राइट सर। चलिए फिर विद दिस नोट वी विल एंड टुडे सेशन। आई होप हाँ। आप लोगों को सारी चीजें पसंद आई होंगी। नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरे जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं उनसे पर्सन में मैसेज डाल के ही पूछ सकते हैं। चलिए, यस हरे सर। कृष्णा, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर।